हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं साइंस वन के लास्ट चैप्टर दैट इज स्पेस मिशंस के बारे में। और ये आपके स्क्रीन पे जो आप ये इमेजेस देख सकते हो, ये है हमारे हबल स्पेस टेलीस्कोप के कुछ इमेजेस जो मैं आपको दिखा रहा हूं। नासा ने जो लॉन्च किया था, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है, ये स्पेस में हमने टेलीस्कोप प्लेस किया हुआ है जो पूरे यूनिवर्स को स्टडी करता है और हमें ऐसे प्यारे इमेजेस देते रहता है। सो मैं आपको जरूर कहूंगा कि ये जो साइट है hubblesite.org, जो नासा ने स्पेशली हबल स्पेस टेलीस्कोप से रिलेटेड ये साइट बनाई है, इस पे आप अलग अलग इमेजेस, अलग अलग वीडियोस, अलग अलग उसके रिसर्च के बारे में जान सकते हो और आप ऐसे बेहतरीन इमेजेस देख सकते हो अगर आपको स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्ट है तो। आज का टॉपिक हमारा यही है कि कैसे हम ये टेलीस्कोप हमने लॉन्च किया हुआ है, कैसे ये स्पेस में घूम रहा है, किसके हेल्प से घूम रहा है, क्या उसके पीछे का साइंस है, एंड कौन वो संस्थाएं है, कौन सी कंट्रीज है जो ये सब कर रही है। नासा तो हमारे यूएसए का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसके बारे में भी देखेंगे। और हम हमारे इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो, ISRO, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके लॉन्चेस के बारे में हम करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर स्पेस मिशंस। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूं। सबसे पहले आपको पूछा गया कि क्या फर्क आता है स्पेस और स्काई में। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। बेसिकली स्काई हम सिर्फ उतने पार्ट को कहते हैं जो हमें दिन में, यानी कि रोशनी होने पर जो स्पेस का कलर ही हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से हमें ब्लू दिखाई दे पड़ता है, वो सनलाइट की वजह से ये होता है। अब ये क्यों होता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वगैरह चैप्टर में ये सारी बातें हमने कवर की थी। तो हमें जो विजिबल लाइट में नेकेड आई से जो दिखाई देता है, जो ब्लू कलर, वो उसे हम स्काई कहते हैं। एंड बेसिकली वो स्पेस का ही हिस्सा है। एंड स्पेस जो पूरा एटमॉस्फेयर के बाहर पूरा जो एरिया है, उसे स्पेस कहा जाता है। और व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सब मुझे आप कमेंट में बताइए कि अलग अलग सोलर सिस्टम में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं, राइट? प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स। ये आप मुझे बताइए कमेंट में। व्हाट इज मेंट बाय अ सैटेलाइट? तो सैटेलाइट क्या होती है, सबसे पहले वो बात करते हैं। तो सैटेलाइट इज समथिंग जो आपके प्लैनेट्स को या आपके एस्ट्रोनॉमिकल स्पेस ऑब्जेक्ट को जो उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व होती है, उसे सैटेलाइट कहते हैं। तो सैटेलाइट दो तरह की होती है, नेचुरल सैटेलाइट्स एंड मैन मेड सैटेलाइट्स। तो नेचुरल सैटेलाइट आपको पता ही होगी क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही दिया है कि नेचुरल सैटेलाइट अर्थ की कितनी है। तो अर्थ का सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, जिसे हम कहते हैं मून। चंदा मामा जो है हमारे, वो हमारे नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के रिवॉल्व करते रहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है वो, जो अर्थ की ग्रेविटी के वजह से अर्थ को रिवॉल्व करते रहते हैं। वन नेचुरल सैटेलाइट मून। बहुत ही बेसिक आंसर्स थे ये। Man has always been curious about unknown places, and he has always been eager to expand the horizons of his knowledge by exploring the unknown world. He must have had deep curiosity about the space and the many twinkling stars in the dark sky. He must have had dreams to fly to the space and must have been working for that. तो ये तो एक कॉमन आपको एक्सपीरियंस होगा। हम भी कई बार ऐसा होता है, कहीं छत पे हम बैठे हैं, छत पे सोए हैं, हम आसमान देख रहे हैं, हम तारे टिमटिमाते हुए देख रहे हैं, और हमारे मन में भी आता है कि ये कैसे, ये सब क्या है, तारे ऐसे क्यों हो रहे हैं, स्पेस में क्या होगा, आगे क्या होगा, ये सारा आपके अंदर क्यूरियोसिटी आती है। तो ह्यूमंस के अंदर ये पहले से ही रहा है कि वो अननोन वर्ल्ड, जो स्पेस में अननोन वर्ल्ड है, जो हम जो नहीं जानते हैं, हमसे परे है, अभी तक अननोन है हमारे लिए, उसकी नॉलेज इकट्ठा करने की हमारे अंदर पहले से ही जिज्ञासा रही है, क्यूरियोसिटी रही है। और उसने ये ड्रीम में भी सोचा होगा, और तब जाके उसने इतना एडवांसमेंट किया, डेवलपमेंट किया, कि ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली कि हम
स्पेस एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। तो स्पेस मिशंस क्या है, लेट्स सी दैट substantial developments in technology, especially space technology, in the later half of 20th century resulted in the development of spacecrafts making space voyage possible. So अब कह रहे कि लेटर हाफ यानी कि 1900s के यानी 50s के बाद की मोस्टली बात चल रही है, 1950s के बाद की बात चल रही है। जो जो पीरियड था, बहुत सारा हम लोग ने स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने डेवलपमेंट किया था, जिसके वजह से हम लोग स्पेस के अंदर स्पेसक्राफ्ट यानी कि जो आपकी स्पेसशिप हो गई, आपका रॉकेट्स हो गया, ये सब डेवलप करके हम लोग स्पेस वोयाज यानी कि स्पेस में सफर कर सकते हैं। Since then, more than 1,000 artificial satellites have been placed into orbits around the Earth. उस टाइम से हमने अभी तक हजारों आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अर्थ के ऑर्बिट में हमने लगा दी है, जो अर्थ को ऑर्बिट करती है, यानी कि अर्थ के अगेंस्ट, अर्थ के राउंड। लेट मी शो यू, लेट मी जस्ट मेक सम डायग्राम्स, जस्ट कुछ फिगर इन, कुछ बनाओ, नहीं तब तक मजा नहीं आता पढ़ाने का। सो ये लेट्स से दिस इज अवर अर्थ। ओके, थोड़ा सा ब्लू कलर लेता हूं मैं टू मेक इट मोर बिलीवेबल अर्थ। तो लेट्स से ये हमारा अर्थ है एंड इसके आसपास इसके ऑर्बिट, इसके आसपास अगर मैं कोई चीज रिवॉल्व करने छोड़ देता हूं तो वो सैटेलाइट हो जाती है मेरी मैन मेड सैटेलाइट्स, इसके अगेंस्ट वो घूमते रहती है और हमें इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज स्पेस का देती है, अर्थ का देती है। सो ये उसके ऑर्बिट में घूमते रहती है। सो लेट्स रीड अहेड। Additionally, space missions have been undertaken for close observation of various objects in our solar system. तो ये भी हम जानते हैं कि सोलार सिस्टम में अलग अलग चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए हमने अलग से स्पेस मिशंस किए हुए हैं। हमने मून को ऑब्जर्व करने के लिए स्पेस मिशन किए, मार्स को ऑब्जर्व करने के लिए मार्स मिशंस किए हुए, जुपिटर, प्लूटो, ये जितना वास्ट स्पेस है उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमने अलग अलग स्पेस मिशंस किए हुए हैं। वी विल लर्न अबाउट ऑल दिस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। We can classify the space missions into two categories. In one type of missions, the objective is to put artificial satellites in orbits around the Earth for research and various other useful applications. The objective of second type of mission is to send the spacecrafts to outer space for close observation and understanding of the objects in solar system or even outside the सोलार सिस्टम। सो यहां पर अब है कह रहे हैं कि दो कैटेगरी हो गई आपके स्पेस मिशंस की, टू कैटेगरीज हो गई, जिसमें एक टाइप में हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को बस भेज देंगे, लॉन्च कर देंगे, जो अर्थ के गोल गोल घूमते रहेगी परमानेंटली। हमें वहां पे जितने टाइम के लिए वो बनी है, वहां पे रहने के लिए, सालों के लिए या जितने भी मंथ्स के लिए, वो रिसर्च और हमें अलग अलग उसका यूजफुल डेटा देते रहेगी। वो अर्थ के अगेंस्ट, अर्थ के ऑर्बिट में अलग अलग घूमते रहेगी। दूसरा टाइप ऑफ होता है जिसमें हम स्पेस क्राफ्ट भेजते हैं, जिसके अंदर हम लोग एस्ट्रोनॉमर्स को भी भेज सकते हैं एंड दूसरे सैटेलाइट्स वगैरह भी लॉन्च कर सकते हैं। स्पेस क्राफ्ट भेजेंगे जिसमें हम लोग अगेन रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन के लिए, हम सोलार सिस्टम के रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये सारे मिशन कैरी करते हैं। सो ये दो कैटेगरीज हो गई सबसे पहले। सो लेट्स रीड अहेड। डू यू नो में आपको यहां पे दिया है कि पहले पर्सन कौन थे जो स्पेस में गए थे। दैट वाज यूरी गैगरिन, रशिया के, सोवियत रशिया के ये व्यक्ति है जिन्होंने 1961 में अर्थ का पूरा चक्कर लगाया था, फर्स्ट पर्सन। और आप ये तो जानते ही होंगे कि मून पे पहला कदम रखने वाले 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग यूएसए के, एंड स्पेस हमारे इंडिया से जाने वाले राकेश शर्मा, जो एक एयरफोर्स के कमांडर थे, विंग फोर्स कमांडर थे, वो राकेश शर्मा रशियन स्पेसक्राफ्ट में गए थे 84 में। एंड इन्होंने कहा था ये लाइन कि जब इंदिरा गांधी ने उन्हें स्पेस में जब थे, राकेश शर्मा 8 दिन के लिए करीबन थे वो, इंदिरा गांधी जी ने तब उन्हें कहा था कि वहां से कैसा, आपको क्या नजर आ रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, कैसा लग रहा है आपको। तो राकेश शर्मा ने ये बहुत ही प्यारी सी लाइन कही थी, सारे जहां से अच्छा
हिंदुस्तान हमारा। तो ये लाइन उन्होंने कही थी वहां से कि स्पेस में से जब वो अर्थ को देख रहे थे और सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा जो है हमारा इंडिया, जो है इंडिया का जो मैप है, इंडिया का जो शेप है, वो नजर आ रहा था उन्हें। एंड इंडियन ओरिजिन के जो एस्ट्रोनॉट्स है जो स्पेस में जा चुके हैं विद नासा में काम करते हुए, विद वर्किंग विद नासा, दैट इज कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। कल्पना चावला जी का नाम आपने सुना ही होगा। इन्होंने स्पेस में बहुत टाइम बिताया, लेकिन रिटर्न आते वक्त इनकी डिफेक्ट कुछ हो गया था स्पेस शटल में, एंड वो जब रिटर्न आ रहे थे तब वो स्पेस क्राफ्ट जो है क्रैश हो गया था और उनकी मौत हो गई थी। सुनीता विलियम्स ने भी काफी टाइम रिकॉर्ड बनाया स्पेस में रहने का, एंड ये अभी भी नासा के साथ काम करती है एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में अपना योगदान देती है। सो ये सारी चीजें आपको नहीं यहाँ पे थी, कैंसिल थी, लेकिन मैंने आपको बता दी। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपको नहीं है, लेकिन ये मैं समझता हूं आपको पता होना चाहिए कि कौन से टेलीस्कोप्स अलग अलग ऑर्बिट हो रही है अर्थ में। तो हमने टेलीस्कोप वाला टॉपिक, हमने लेंस के टाइम देखा था कि टेलीस्कोप अलग अलग तरह के होते हैं। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एंड एक्सरे टेलीस्कोप जो होते हैं अलग अलग, ये हम लोग स्पेस में इसीलिए रखते हैं ताकि हम लोग स्पेस की स्टडी कर सके। वैसा ही एक टेलीस्कोप है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हबल स्पेस टेलीस्कोप। तो ये बेसिकली स्पेस रिसर्च में काम आता है। ये स्पेस को, ये सारे ये इमेजेस जो है वो रियल में हबल स्पेस टेलीस्कोप से आए हुए हैं। मैं आपको अगेन सजेस्ट करूंगा, एक बार आप जरूर ये विजिट करिएगा साइट, और यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो इमेजेस, वीडियोस एंड इसके बारे में हबल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है। नासा ने लॉन्च किया था हबल स्पेस टेलीस्कोप। ये एक एस्ट्रोनॉट के नाम से है हबल। हबल एक एडविन हबल करके एस्ट्रोनॉट थे, उनके नाम से ये दिया गया है। उन्होंने बहुत रिसर्च किया था, बहुत हेल्प किया था। सो ये सारे अलग अलग आप देख सकते हो यहाँ पे नेब्यूला, एज यू कैन सी, स्टार फॉर्मेशन एंड स्टार का जो डेथ होता है, ये सारी चीजें ऑब्जर्व की गई है। हबल टेलीस्कोप ने ब्लैक होल्स को ऑब्जर्व किया है। ये सारी चीजें आपको अगर स्पेस में इंटरेस्ट है, स्पेस रिलेटेड चीजों में, तो आप ये जरूर एक बार साइट को रिफर करिएगा। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अब हम अलग अलग क्या इस्तेमाल करते हैं सैटेलाइट्स का, तो हम सीधी सी बात है, आज जो हम एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरनेट, वाईफाई, लाइव टीवी प्रोग्राम्स, लाइव वीडियो, ये जितनी भी चीजें हैं, रेडियो सुनते हैं हम, ये जो भी है कम्युनिकेशन हमारा, वेदर रिपोर्ट्स हमें मिलते हैं, न्यूज हमें मिलती है लाइव, ये सब कैसे पॉसिबल है? दिस इज ऑल पॉसिबल क्योंकि हमने स्पेस के अंदर सैटेलाइट्स लॉन्च करके रखी है जो अर्थ के ऑर्बिट में घूमते रहती है, एक फिक्स ऑर्बिट में घूमते रहती है, और वो हमें डेटा प्रोवाइड करती है। तो ये एक इमेज भी आप देख सकते हो, इस तरह से कुछ काम करता है, जिसमें मोबाइल टावर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो सिग्नल्स, रेडियो वेव्स में ये सारे सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और आप तक पहुंचते हैं विद इन सेकेंड्स। सो लेट्स रीड अबाउट इट। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस मिशंस। तो ये क्यों जरूरी है, स्पेस मिशन करना क्यों जरूरी है? वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज ड्यू टू स्पेस मिशंस। तो सबसे पहले तो कह रहे हैं कि स्पेस मिशंस की वजह से पूरी दुनिया एक बड़ा सा साथ में, ग्लोबल विलेज यानी कि एक पूरा एक साथ बड़ा सा, अब जो भी है स्पेस की जो स्टडी है, हम लोग सब लोग साथ में मिलके करते हैं। यहां पर हम लोग कंपटीशन तो होता ही है, लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चंद्रयान 2 लॉन्च जो हुआ था, लास्ट ईयर ही हुआ था, लेकिन लास्ट कुछ क्षणों में वो फेल हो चुका था, ठीक से वो लैंड नहीं कर पाया था, एंड विक्रम रोवर जो था लैंड नहीं कर पाया था हमारा। सो नासा ने 2 से 3 अटेम्प्ट्स किए विक्रम को कांटेक्ट करने की, वहां पे कि हमें पता पड़े कि क्या एग्जैक्टली डिफेक्ट हुआ था वगैरह वगैरह। तो यहां ऐसा नहीं होता कि नासा कहेगी कि अरे तुम्हारा इसरो का तुम्हारा लॉन्च था, हम लोग हेल्प नहीं करेंगे, ऐसा ऐसा नहीं होता। इसमें हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं और स्पेस मिशंस में साथ में हम पूरा काम करते हैं। तो ये एक पूरा ग्लोबल विलेज की तरह एक पूरा हो गया, जिसमें हम लोग एक साथ पूरी ग्लोब यानी कि हमारे अर्थ को और पूरे पूरे यूनिवर्स को स्टडी करते हैं। टुडे वी कैन कॉन्टैक्ट अ पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन अ सेकेंड। तो ग्लोबल विलेज का ये भी एक डीप मीनिंग ये भी निकलता है कि हम
आज की तारीख में यहां बैठे बैठे मैं आपसे, आप अपने घर बैठे हो, मैं आपसे लाइव सेशन में बात करता हूं। ये सब क्यों पॉसिबल है? एक कॉल करूंगा मैं अमेरिका में कॉल कर सकता हूं। सो ये सारा चीज कैसे पॉसिबल है? दिस इज बिकॉज ऑफ स्पेस मिशंस, क्योंकि हमने उसके थ्रू सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड वाइड इवेंट सिटिंग एट होम। न्यूज में हमें बैठे बैठे पता पड़ता है कि ऑस्ट्रेलिया में फायर चल रहा है, अमेरिका में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहां प्रेसिडेंट कौन है, क्या किधर क्या हो रहा है, बैठे बैठे घर बैठे बैठे आपको पता पड़ता है। यू ऑल नो द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट, और इंटरनेट तो अभी भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? ड्यू टू इंटरनेट एवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट योर फिंगर टिप्स। लिटरली फिंगर टिप्स में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, मतलब आपने मोबाइल उठाया, टाइप किया और आपको जो चाहिए वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इट हैज बिकम पॉसिबल टू गेट एडवांस अलर्ट अबाउट नेचुरल कैलामिटीज एंड टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस। और इसके वजह से क्या हो चुका है, सोशल मीडिया का स्ट्रेंथ इतना है कि कहीं कुछ नेचुरल कैलामिटी है, तुरंत कोई ना कोई ट्वीट करेगा, कोई न्यूज आ जाएगी और हम प्रॉपर प्रिकॉशंस ले सकते हैं। During war, it is possible to get information about the actions of the enemy through aerial surveillance using satellites. तो आपने यूरी मूवी वगैरह देखा होगा, उसमें कैसे सैटेलाइट्स के थ्रू हमें पता पड़ता है कि कहां पे दुश्मनों का, कहां पे लाइक हमला होने वाला है, या कहां पे उनका कुछ आर्मी बेस है, या जो भी उनका कुछ सीक्रेट उन्होंने रखा हुआ है बेस, वो सब हमें पता पड़ता है। आपको पता होगा अमेरिका जो है, अफगानिस्तान एंड सीरिया, ये सब जगह वॉर जोन है। तो अमेरिका घर बैठे बैठे, यानी अमेरिका में वहां पे पायलट्स अमेरिका में रह के ही वहां पे बैठे बैठे वो लोग सैटेलाइट्स के हेल्प से सीरिया में बॉम्ब बॉम्बार्डिंग कर सकते हैं। वो सिंपली ड्रोन्स भेज के वहां पर लोगों को मारते, या जो भी उनका वॉर का चल रहा है सिचुएशन वो वहां पे चल रहा है। सो ये सब एरियल सर्वेलेंस की बात हो गई। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू एक्सप्लोर द फॉसिल रिजर्व्स एंड मिनरल्स इन द अर्थ। तो हमारे अर्थ में अब कहां पे फॉसिल रिजर्व्स है, अब ये सब बात आप जानते हो। ये चैप्टर लास्ट में होने का एक रीजन है। ये चैप्टर में जितनी बातें होने वाली है आपने पुराने चैप्टर्स में कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। सो वो सारा चीज यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। तो फॉसिल रिजर्व्स मिनरल्स क्या है आपको पता है, तो अर्थ के अंदर कहां है कैसे पता पड़ेगा? तो सैटेलाइट्स जो है वो रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, वो हाई प्लेस से ऊपर से हम लोग बड़े बड़े रीजन पे वेव्स के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि नीचे यहां पर हमें कोई चीज मिलने वाली है कि नहीं, और फिर वहां पर हम खुदाई कर सकते हैं। वरना अगर आपको गेस करने बोलूं तो आप कहां कहां खोदोगे, कहां आपको फॉसिल फ्यूल मिलेगा, आपको पता नहीं है, राइट? तो ये सारी चीज में काम आता है। Thus, there are unlimited applications of space missions. तो यहां पे हमें बेसिकली पूछा था कि स्पेस मिशंस क्यों जरूरी है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको ये पूरा पैराग्राफ पॉइंट वाइज लिखना है कि अनलिमिटेड एप्लीकेशंस है स्पेस मिशंस की। टुडे स्पेस टेक्नोलॉजी इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। और आज की तारीख में ये इनएविटेबल है, मतलब ये सभी को करना ही है। हर एक कंट्री चाहती है कि वो स्पेस एक्सप्लोरेशन में आगे बढ़े। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। A natural satellite is an astronomical object orbiting the Earth or any other planet. तो ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि दो तरह के सैटेलाइट्स होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल सैटेलाइट वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है जो अर्थ या किसी भी प्लैनेट के ऑर्बिट में घूमते रहता है, एक फिक्स ऑर्बिट में उसके आसपास रिवॉल्व होते रहता है। द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो ये ऊपर जो क्वेश्चन था उसी का आंसर यहाँ पे आ गया। Some other planets in the solar system have more than one natural satellites. आपको पता ही होगा जुपिटर का बहुत सारे मून्स है। कमेंट में मुझे बताइए जुपिटर के टोटल कितने मून्स है, टोटल कितनी नेचुरल सैटेलाइट्स है। Similarly, if a man-made object revolves around the Earth or any other planet in a fixed orbit, it is called an artificial satellite. तो उसी तरह से अगर man-made यानी हमने बनाया, इंसानों द्वारा बना, मैन मेड है और फिक्स्ड ऑर्बिट में अगर वो घूम रहा है तो उसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। स्पटनिक ये पहला सैटेलाइट है जो सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था। सो उसके बारे में ये फोटो उनका स्पटनिक का है। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पटनिक वाज सेंट टू स्पेस बाय सोवियत यूनियन, दैट इज यूएसएसआर, इन 1957।
Today, more than 1,000 satellites are orbiting the Earth. The satellites work on solar energy. ये solar energy पे काम करते हैं. So solar photovoltaic panels are attached on both sides of the satellites. तो जनरली एक सैटेलाइट का शेप आपने जो देखा होगा, जैसे कि आप ये इमेजेस देख सकते हो, तो उसके बाजू में आपको ये जो पैनल्स दिख रहे हैं, उसके बाजू में आपको जो पैनल्स दिख रहे हैं, वो बेसिकली वो सोलार पैनल्स है. वो सोलार पैनल्स है, उसके ऊपर सोलार लाइट, सोलार फोटोवोल्टिक सेल लगा है, जिसके बारे में हम लोग पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं. जो क्या करता है, सोलार एनर्जी को तुरंत इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो ये पैनल्स जो है वो सोलार, ऊपर सोलार एनर्जी कंटिन्यूसली अवेलेबल होती है, राइट. स्पेस के अंदर सन डायरेक्ट अवेलेबल होता है कंटिन्यूसली. तो ये स्पेस के अंदर सोलार एनर्जी के हेल्प से हम लोग ये सब करते हैं. Instruments are installed in the satellites to receive and transmit signals from and to the earth. और उसके सैटेलाइट्स के अंदर क्या होता है, वैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे हम लोग जो सिग्नल्स है, रेडियो वेव्स हो गए या अलग अलग दूसरे वेव्स हो गए, एक्स रेज हो गए, अल्ट्रावायलेट रेज हो गए, यूवी रेज जो होते हैं अलग अलग, ये जितने भी अलग अलग तरह के रेज है उसको रिसीव और ट्रांसमिट करने का अंदर डिवाइस लगे रहते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स लगे रहते हैं. और इसके बेसिस पे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं सैटेलाइट जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, और हमारे अर्थ तक हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. Let's read ahead. The satellites have various other types of instruments depending on their functions. One such satellite is shown in figure 10.1. Signals transmitted from the earth to the satellite and from the satellite to a mobile tower and mobile phone are all shown. These satellites are sent into space to perform various functions. Depending on their function, satellites are classified into following categories. तो ऊपर हमने ऑलरेडी देखा कि देखिए यहाँ पे ये अलग तरह का सैटेलाइट है, इसके अंदर आप ये जो पैनल देख सकते हो, लेट मी मार्क फॉर यू, ये आप पैनल देख सकते हो, रेड कलर में मैं मार्क कर रहा हूं से. ये पैनल्स जो है, जिसको मैंने पूरा कलर कर दिया, ये सोलार पैनल्स है. फोटोवोल्टिक सेल लगा हुआ है जो सोलार एनर्जी से चल रहा है और ये इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है. नाउ इसके अंदर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जो मोबाइल टावर को सिग्नल देते हैं, मोबाइल टावर से हमें मोबाइल तक पूरा सिग्नल मिलता है. ये पूरा एक सिस्टम पूरा उन्होंने बताया हुआ है. सो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गई हमारी. सो जो फंक्शन है, यानी जिस काम के लिए हमें इस्तेमाल करना है, उसके बेसिस पे अलग अलग यहाँ पे सैटेलाइट्स के नाम दिए हैं. सो हम यहाँ पे देखेंगे, एज यू कैन सी, पहला है इनसेट. सो इनसेट जो है दैट इज इंडियन नेशनल सैटेलाइट का शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज इंडियन नेशनल एसएटी, सैटेलाइट का एसएटी इस्तेमाल करना है पूरा, ठीक है. इनसेट, तो ये एक तरह का इंडियन नेशनल सैटेलाइट, एक सीरीज पूरी चलती है जिसमें हम लोग अलग अलग, इंडिया की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फिलहाल खाली. सो इंडिया की नेशनल सैटेलाइट है ये, और ये बहुत मदद करती है वेदर कंडीशंस बताने में, कम्युनिकेशन करने में, ये सब करने में. फिर नेक्स्ट है जी सेट, दैट इज अगेन, आप एज यू कैन सी, आपको समझ में आ गया, एसएटी मतलब सैटेलाइट का शॉर्ट फॉर्म है बार बार. सो जी सेट यानी जियो सिंक्रोनस. जियो सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, तो जियो मतलब बेसिकली हमारे अर्थ की बात हो रही है यहाँ पे, सिंक्रोनस यानी उसके सिंक में. तो सिंक का मतलब आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, आपने ये वर्ड सुना होगा कि मोबाइल में आपका पीसी के साथ सिंक करना है कि नहीं, वगैरह वगैरह. सो सिंक का मतलब होता है उसके साथ. तो जियो सिंक का मतलब होता है कि ऐसी सैटेलाइट्स होती है जो अर्थ के सिंक में है, यानी अर्थ जैसे घूमते जा रहा है, अर्थ जैसे घूमते जाएगा, रोटेट होते जाएगा, वो सैटेलाइट भी उसके साथ घूमते जाएगी. तो जैसे इंडिया के साथ अगर मैंने जी सेट लगा के रखा है, तो वो अर्थ रोटेट होगा कंटिन्यूसली, यानी इंडिया का पोजीशन कंटिन्यूसली स्पेस के अंदर घूमते जा रहा है, तो वो सैटेलाइट उसको फॉलो करेगा जहां जहां इंडिया का लोकेशन होगा, तो उसे हम कहते हैं जी सेट सैटेलाइट. ओके, सो ये कुछ टर्म्स आपको पता होने चाहिए. फिर है IRNSS, दैट इज इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम. तो ये नाम से ही आप समझ जाओगे, ये नेविगेशन करने में काम आता है. यानी कि नेविगेशन मतलब आपने जीपीएस वगैरह आपको पता होगा, आप ये स्विगी ऑर्डर करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि कैसे वो हमें लोकेशन बताता है कि हमारा जो डिलीवरी पर्सन है कहां पहुंचा है. सो ये नेविगेशन, उसे नेविगेशन कहते हैं. तो ये सब करने में ये सैटेलाइट का काम होता है, मोबाइल में लोकेशन डिटेक्ट करना एंड अलग अलग डिवाइसेस का लोकेशन डिटेक्ट करना, कार्स में या किसी भी चीज में, डिजिटल में आप लोकेशन डिटेक्ट कर सकते हो. तो उसके लिए कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है हमने, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट. इसके बेस पे हम कहीं का, लाइक इंडिया में कहीं पर भी ये पूरे इंडिया को लाइक ये नेविगेट करता है, और कहीं पे भी कोई भी पोजीशन आप एल्टीट्यूड
लैटिट्यूड को बता के वहां पे लोकेशन वगैरह आप देख सकते हो, वहां पे क्या चल रहा है वो सब आप बता सकते हो। नेक्स्ट है IRS, दैट इज इंडियन रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग तो ये देखिए सेंस करता है कुछ चीज, रिमोट यानी कि दूर दूर तक एकदम माइनर। सो ये काम करने में हेल्प करेगा, जैसे कि समझो अर्थक्वेक हो रहा है, ये सब चीजें वो सेंस कर सकता है। फिर फॉसिल फ्यूल्स कहाँ पे है, अंदर कुछ एक्टिविटी चल रही है अर्थ के अंदर, अर्थ के ग्राउंड में अंडरग्राउंड कुछ एक्टिविटी चल रही है, ये सारी चीजें सेंस करने की इसके पास कैपेबिलिटीज है। फिर दूसरे दो है, ये सैटेलाइट नहीं है, लास्ट के दो ये लॉन्च व्हीकल्स है। सैटेलाइट को लॉन्च करने में ये काम आते हैं, तो इसका नाम है GSLV और PSLV, दो तरह के लॉन्च व्हीकल है। ये सैटेलाइट को लॉन्च करने में काम आते हैं। लॉन्च करने वाला चीज अलग होता है और सैटेलाइट अलग होता है। ये स्पेस में, सैटेलाइट स्पेस में घूमते हैं और लॉन्च व्हीकल सिर्फ वो स्पेस में उसको लेके जाता है। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, तो अगर हमें अर्थ के जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, अर्थ के सिंक में मुझे कोई पर्टिकुलर लोकेशन को दिमाग में रखते हुए अर्थ के सिंक में मुझे उसे सिंक करके मुझे लॉन्च करना है, यानी इक्वेटर के आसपास। इक्वेटर के आसपास जनरली GSLV के लिए इस्तेमाल होता है। तो GSLV का इस्तेमाल इक्वेटर के सामने, इक्वेटर के अगेंस्ट अगर हमें उसे लोकेट वहां पे रखना है, उसका लोकेशन वहां पे रखना है कि वो हमारे साथ साथ घूमते रहेगा, तो मैं GSLV लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल करूंगा और उसमें मैं सैटेलाइट भेजूंगा। PSLV जैसे कि नाम देख सकते हो, पोलार सैटेलाइट, तो पोलार यानी कि पोलार रीजन यानी नॉर्थ और साउथ, मुझे ऐसे ऐसे लॉन्च चाहिए, ऐसे यहां पर मुझे ऑर्बिट में ऐसे इस तरह से मुझे घुमाना है नॉर्थ टू साउथ के हिसाब से, तो मैं पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करता हूं। तो ये थोड़ा सा एक टेक्निकल टर्म्स है, थोड़े से आपको याद रखने पड़ेंगे। ये मैं आपको कहूंगा कि आप लिख के रखिए तुरंत अभी, उसके बाद आगे का वीडियो देखिए। फिर इसके यूज वगैरह दिया है वही चीजें, तो लेट्स जस्ट रीड दैट। ये टेबल भी आप एक बार बना दीजिएगा। टाइप ऑफ सैटेलाइट, तो वेदर सैटेलाइट कौन सी हमें काम आती है, तो ऑलरेडी मैंने आपको कहा कि इनसेट दैट इज इंडियन सैटेलाइट एंड GSAT दैट इज जियो सिंक्रोनस। तो ये सीरीज के नाम है, मतलब GSAT 1, GSAT 2, ऐसे अलग अलग सीरीज, फिर GSAT 1A, ऐसे अलग अलग नाम होते हैं। तो GSAT एक सीरीज है पूरी लॉन्च की गई है। वैसे ही इनसेट भी है, इंडियन सैटेलाइट्स। तो ये इंडियन सैटेलाइट जितनी होती सबके आगे ये लगता है, उसके आगे फिर 1 या 2 या अलग अलग जो भी कोड है उनका स्पेसिफिक वो लगता है। ओके, सो वेदर सैटेलाइट्स क्या करती है, स्टडी एंड प्रिडिक्शन ऑफ वेदर के लिए काम आता है। कौन से सैटेलाइट्स है, इनसेट सीरीज और GSAT सीरीज है। लॉन्चर कौन है, तो GSLV यानी कि जियो सिंक्रोनस वाला लॉन्चर है। तो ये हमारे इक्वेटर के हिसाब से, अर्थ के इक्वेटर के हिसाब से हमारे यहाँ घूमता है। ओके, जियो सिंक्रोनस। फिर नेक्स्ट है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो कम्युनिकेशन क्या करेगा, कॉमन सेंस है, हमें अभी लाइव सेशंस लेने में हेल्प करेगा, एक दूसरे से बात करने में हेल्प करेगा, न्यूज लाइव पहुंचाने में हेल्प करेगा, तो ये कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करेगा। एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लोकेशन इन द वर्ल्ड थ्रू यूज ऑफ स्पेसिफिक वेव्स। तो यहाँ पे स्पेसिफिक वेव्स यानी आपके रेडियो वेव्स हो गए, इंफ्रा वेव्स हो गए, जो भी वेव्स हो गए अलग अलग वो। अगेन यहाँ पे इनसेट एंड GSAT सैटेलाइट्स इस्तेमाल होती है। लॉन्चर अगेन सेम है हमारा। ओके, फिर नेक्स्ट है ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट। तो ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट डायरेक्ट न्यूज रूम, टेलीविजन, लाइव टीवी, आपने कभी देखा होगा न्यूज चैनल का वैन वगैरह होता है, उनके गाड़ी के ऊपर कितना बड़ा सा एक सैटेलाइट लगा रहता है। सो वो डायरेक्ट लाइव ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट खास वो लोग लॉन्च करते हैं अलग अलग। सो टेलीकास्टिंग ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम्स, अगेन सेम इनसेट एंड GSAT है, लॉन्चर भी सेम है GSLV। फिर नेविगेशनल सैटेलाइट, तो नाम से ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सा होगा। तो हमने ऊपर देखा था इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट जो है हमारा, जिसको देखिए यहाँ पे लॉन्चर PSLV यानी पोलार। तो ये अगर हमारा अर्थ है तो ये पोलार घूमेगा, यानी नॉर्थ टू साउथ, ऐसा ये घूमने के लिए हम लोग ये PSLV का इस्तेमाल करते हैं। फिर मिलिट्री सैटेलाइट, सीधी सी बात है, मिलिट्री मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल दिया, यूरी मूवी और या बहुत से आपने अलग अलग मूवीज देखे होंगे जिसके अंदर वो लोग इस्तेमाल करते हैं सैटेलाइट का और वो हमें लोकेशन वगैरह बताते हैं। अक्षय कुमार की बहुत सारे मिलिट्री वाली मूवीज में आपने देखा होगा। सो ये सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स वाले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे नाम नहीं दिया है, लेकिन GSAT 7 is one of the military satellites. GSAT 7 is one of the military satellites and GSAT 7A भी एक है। सो ये नाम है।
फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट तो ये नॉर्मली अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए बना हुआ है पूरा, हर चीज जो भी है, नेचुरल डिजास्टर्स के हमें इंफॉर्मेशन मिल सकता है, रिसोर्सेज का इंफॉर्मेशन मिल सकता है, वगैरह वगैरह। सो ये भी मैंने आपको ऊपर बताया, IRS का इस्तेमाल, रिमोट सेंसिंग वाला सैटेलाइट का इस्तेमाल यहाँ पे होगा, इसका भी PSLV लॉन्चर है। स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ओशन, पोलर आइस ऑफ द अर्थ सरफेस, exploration, management of the natural resources, observation, guidance in case of natural calamities like flood and earthquake। तो हमने पहले की वीडियोस में भी बात किया था कैसे निसर्ग निसर्ग का जो साइक्लोन था उसकी इंफॉर्मेशन हम लोग सैटेलाइट इमेजेस देख रहे थे, तो वो कैसे पॉसिबल था, तो कौन वो सब कर रहा था, तो ये जो IRS हमारा सैटेलाइट है वो ये सब पॉसिबल कर रहा था हमारे लिए, हमें इमेजेस लाइव लोकेशन भेज रहा था, जिससे हम लोग ये सारी चीजें लाइक पता कर रहे थे कहां पे वो जाने वाला है, कहां से वो आ रहा है, वगैरह वगैरह। ये YouTube साइट्स उन्होंने लिंक दिए हैं, जरूर ये देखिएगा। एक में उन्होंने लॉन्च बताया हुआ है चंद्रयान का, चंद्रयान 2 का, उसके बारे में डिटेल है थोड़ी सी। एंड दूसरे एक वीडियो में उन्होंने बताया कि कैसे सैटेलाइट अलग अलग वो लोग प्रिपेयर करते हैं पूरा स्टेज, एंड कैसे वो लॉन्च करते हैं। तो ये दोनों लिंक आप जरूर एक बार देखिएगा। मैं अभी क्लिक उसे नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये वीडियो में मेरे यूट्यूब में भी जाएगा तो वो कॉपीराइट इशू हो सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ। तो PDF में डायरेक्ट क्लिकेबल लिंक होता है, इसको जरूर आप देखिएगा, वॉच एंड शेयर विद अदर्स। हम आगे पढ़ेंगे ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो ये एक्चुअली हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी बात कर चुके थे, ग्रेविटी वाले चैप्टर में हमने जब बात की थी उसमें आप लोग ये सीख चुके थे कि कैसे अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट हमें कोई चीज भेजने के लिए किस तरह का हमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी चाहिए, कैसे उस पर्टिकुलर चीज अर्थ के आसपास घूमते रहती है, कैसे मून एक फिक्स ऑर्बिट में घूमते रहता है। तो वही पूरा लॉजिक हम लोग अपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में इस्तेमाल करते हैं, उसे एक फिक्स वेलोसिटी देते हैं ताकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जा सके, और एक उतनी क्रिटिकल वेलोसिटी जिसे कहते हैं, वो एक स्पेसिफिक वेलोसिटी देते हैं ताकि वो एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता रहे, अर्थ के ऑर्बिट में फिक्स एक घूमता रहे। तो वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर आप भूल चुके हो या आपने नहीं देखा है, तो चैप्टर 1 ग्रेविटेशन वाला फिर से पूरा एक बार रिवीजन करिएगा, तब जाके आपको ये यहां पर ज्यादा क्लियर होगा। ओके, ऑल द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स डू नॉट रिवॉल्व इन सिमिलर ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। तो हमने ऑलरेडी देखा कि दो तरह के ऑर्बिट्स है। अगर ये अर्थ है आपका, तो अगर ये आपका अर्थ है तो हमारा इक्वेटर के यहां घूमने वाला ऐसा GSLV, एंड पोलर वाला ऐसा। तो हर एक का ऑर्बिट अलग अलग हो सकता है, हर एक का ऑर्बिट अलग अलग हो सकता है। तो ये यहाँ पे लोग बात कह रहे हैं कि हर एक का ऑर्बिट अलग अलग होता है। द फंक्शंस ऑफ द सैटेलाइट डिसाइड द हाइट ऑफ द सैटेलाइट्स ऑर्बिट फ्रॉम द अर्थ। तो ये अब डिसाइड कौन करेगा कि कोई क्लोज घूम रहा है अर्थ के, कोई दूर से घूम रहा है, कोई पोलार से घूम रहा है, तो ये डिसाइड कौन करेगा, तो उसका फंक्शन क्या है वो डिसाइड करेगा। तो फंक्शन यानी कि ऊपर हमने अलग अलग फंक्शंस देख लिए कि वेदर के लिए काम करना है, कि हमें रिमोट सेंसिंग के लिए काम करना है, कि हमें टेलीकास्ट करने के लिए काम करना है। तो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि सैटेलाइट कितने हाइट पे होगी। द नेचर ऑफ द ऑर्बिट दैट इज सर्कुलर और एलिप्टिकल। तो अब हमें कह रहे हैं कि या तो वो, जैसे कि मैं ऑलरेडी बना ही रहा हूं, या तो एकदम सर्कुलर शेप होता है या तो एलिप्टिकल शेप होता है। तो ये दो तरह का उसका ऑर्बिट होता है। एंड वेदर द ऑर्बिट शैल बी पैरेलल टू द इक्वेटर और मेकिंग सम एंगल विद इट। तो ये भी मैं आपको बात कर चुका हूं कि इक्वेटर के साथ पैरेलल होगी या थोड़ा सा, जैसा भी हमारा अर्थ है उसके क्रॉस जाएगी थोड़ा सा। तो अर्थ जैसा भी अगर हमारा होगा, तो अगर हम थोड़ा सा क्रॉस बना रहे हैं, तो लेट मी मेक सम। सो अगर अर्थ हमारा ऐसा है, तो अगर एकदम ऐसे बनाया तो लेट्स से दिस इज पैरेलल टू द इक्वेटर। मैं थोड़ा सा एंगल चेंज कर रहा हूं तो ये पैरेलल नहीं है, थोड़ा एंगल में घूम रहा है, राइट। और एकदम ऐसे कर रहा हूं तो ये तो पोलार के हिसाब से घूम रहा है। तो ये सेम बात जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं वही यहाँ पे लिखी हुई है अभी। To put the satellite in its proper orbit at a specific height above the Earth's surface, the satellite is taken to the height using a satellite launcher. तो लॉन्चर का काम क्या है, उसे एक स्पेसिफिक हाइट में पहुंचाना, जहां तक उसको हमें नीड है उस हाइट में पहुंचाना, उसको उस ऑर्बिट में रखना, ये सैटेलाइट लॉन्चर का काम है। देन द सैटेलाइट इज गिवन अ स्पेसिफिक वेलोसिटी, और उसके बाद उसको सैटेलाइट लॉन्चर उससे अलग हो जाता है। लॉन्चर और सैटेलाइट
अलग हो जाता है, सैटेलाइट उसमें से निकल जाती है, और सैटेलाइट के अंदर एक फिक्स, उसका एक स्पेसिफिक वेलोसिटी यानी उसकी एक स्पीड हमें उसको दे देते हैं, ताकि वो एक फिक्स एंगल में घूमते रहेगी, वो फिक्स एंगल में घूमते रहेगी, अर्थ के ऑर्बिट में घूमते रहेगी, नोन एज द क्रिटिकल वेलोसिटी, जिसे हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। वो जो स्पेसिफिक वेलोसिटी हमने उसको दी, जो सैटेलाइट को घूमने के लिए चाहिए उस फिक्स ऑर्बिट में, उसे क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। इन अ टेंजेंशियल डायरेक्शन टू द ऑर्बिट, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन, अब ये आपको पता होना चाहिए, टेंजेंशियल डायरेक्शन, टेंजेंट बेसिकली टेंजेंट वर्ड है, तो ये आपने ऑलरेडी, हमने ये सब पढ़ा हुआ है। लेट मी अगेन थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं मैं आपको, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पूरा पढ़ा है कि जो भी हमारा ये सर्कल है, राइट, और ये हमारा टेंजेंट है, तो हमने जो चीज लॉन्च करनी है वो टेंजेंट में कर देनी है, लेकिन उसकी स्पीड वैसी है, और बिकॉज अर्थ का पुल है, अर्थ का पुल है, कौन सा पुल है बाबा, अब आपको अर्थ का पुल कहता हूं तो आपको पता होना चाहिए, अर्थ की ग्रेविटी जो पुल है, जिसकी वजह से उसके ऊपर सेंट्रीपेटल फोर्स भी काम कर रहा है, वही उसकी सेंट्रीपेटल फोर्स का काम कर रहा है, राइट, जिसके वजह से मून एक ही ऑर्बिट में, ये सारी बातें हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। तो अगर ग्रेविटी नहीं होती, तो मैंने आपको बताया था, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो मून सीधा सीधा एक ही लाइन में चला जाता था आगे, एक ही लाइन में आगे बढ़ जाता था अगर ग्रेविटी नहीं होती, लेकिन ग्रेविटी है, तो जैसे ही वो ग्रेविटी में आती है तो वो उतने डिस्टेंस में वो आगे जाना चाहती है, वो एक्चुअली सीधा जाना चाहती है, वो जो भी लोकेशन पे पहुंची वहां पे सीधा जाना चाहती है, लेकिन अर्थ की ग्रेविटी उसका डायरेक्शन चेंज करा देती है। मून तो सीधा ही जा रहा है, मून का जो एक वेलोसिटी है वो सीधा ही जा रहा है, लेकिन अर्थ का ग्रेविटी उसे टर्न करा देती है। तो ये पूरा हम लोग क्या है पूरा पढ़ चुके हैं, वही डायग्राम यहाँ पे दिया उन्होंने। अगेन आई वुड सजेस्ट यू फर्स्ट चैप्टर फिर से एक बार रेफर करिएगा। सो द सैटेलाइट देन स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, तो एक बार जैसे ही हमने उसको दे दिया ये वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी उसे दे दी, जितना उसे सीधा जाने के लिए उसे स्पीड चाहिए वो हमने दे दिया, तो अर्थ की ग्रेविटी बाकी का काम करेगी और उसे एक फिक्स ऑर्बिट में घुमाते रहेगी, उसे फिक्स ऑर्बिट में घुमाते रहेगी। ओके, the satellite then starts revolving around the Earth. The formula for the velocity, that is critical velocity, can be derived as below. If a satellite of a mass m is revolving around the Earth in an orbit of height h with the speed vc, that is critical velocity, then as seen in the chapter on the gravitation, देखो उन्होंने भी वही बात बोली है, gravitation chapter में हम लोग ने ये सब किया था, a centripetal force of mv square by r will act on it. तो उसके ऊपर सेंट्रीपेटल फोर्स काम करेगा, mv स्क्वायर बाय आर, ये हम लोग ने कर चुके हैं हम लोग ये सब पहले। हियर आर इज द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो आर क्या है, जो सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के सेंटर से लेके सैटेलाइट कितना दूर है, अर्थ के सेंटर से यहां तक आऊंगा तो कैपिटल आर, कैपिटल आर यानी अर्थ का रेडियस, लेकिन सैटेलाइट ऊपर तक है तो उतना जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर। तो ये आपको थोड़ा डिफरेंस समझना है, ये सब एक्चुअली हम लोग फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। सो लेट्स रीड अहेड। तो वही वहां पे यहाँ पे इन्होंने फिर से सॉल्व किया, ये हमने पूरा इक्वेशन सॉल्व किया था फर्स्ट चैप्टर में, अगर आपको याद होगा। दिस सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सेंट्रीपेटल फोर्स आएगा, कौन दे रहा है ये, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। Therefore, centripetal force is equal to gravitational force between the earth and the satellite, इसीलिए ये फॉर्मूला आता है, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं ये सब आपको याद होगा। कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारा, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, हाइट सैटेलाइट कितनी दूर है, आर प्लस एच यानी कि रेडियस और हाइट को मिला के, यानी स्मॉल आर है, दिस इज नथिंग बट स्मॉल आर। ओके, सो ये सारी चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये आपका फॉर्मूला डिराइव होता है जो आपको फिर से याद रखना है। फर्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर दोनों में सेम फॉर्मूला, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पर जो है स्मॉल m, यानी कि मास ऑफ द सैटेलाइट, वो यहाँ पे चला गया, यहाँ पे नहीं है कहीं पे। इट मींस मास ऑफ द सैटेलाइट से फर्क नहीं पड़ता है, इट मींस हमें सैटेलाइट का कितना मास है, उसका कितना टोटल मास है, वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि हमें वेलोसिटी क्या रखनी है। ओके, वेलोसिटी डिपेंड करती है कि हमें कितना ऊपर भेजना है, कितनी हाइट पे भेजना है, h1 हाइट पे भेजना है कि h2 हाइट पे भेजना है कि h3 हाइट पे भेजना है। ये हाइट से डिपेंड करता है कि हमें उसे कितनी वेलोसिटी देनी है। अब जरा कॉमन सेंस 2 मिनट सोचिए, जितना क्लोज होगा यानी h1 पे होगा उतनी ग्रेविटी ज्यादा पुल होगा,
कि H3 पे होगा उतनी ग्रेविटी पुल ज्यादा होगा। कौन से H1 पे ग्रेविटी ज्यादा लगेगी कि H3 पे ग्रेविटी ज्यादा लगेगी? ये जरा सोचिए, उसके बेस पे आपको नेक्स्ट कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो कॉमन सेंस की बात है, जो दूर होगा उतना ग्रेविटी पुल उस पर नहीं पड़ेगा, उस पर ग्रेविटी ज्यादा काम नहीं कर पाएगी जितना दूर हो जाएगा। तो इट मींस यहां पे वेलोसिटी हम थोड़ा सा कम रखेंगे, जबकि यहां पे वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी हमें ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा लॉजिक आपको समझना है कि क्रिटिकल वेलोसिटी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। सो लेट्स रीड अहेड। It can be seen that the critical velocity does not depend upon the mass of the satellite. तो वही बात मैंने आपको बोला कि हम देख सकते हैं कि यहां पे mass of the satellite पे डिपेंड नहीं करता है। As the height of the satellite orbit from the Earth's surface increases, height बढ़ते जाएगी, critical velocity decreases। तो यही बात मैंने बोली, इनवर्स रिलेशन, जितना हाइट ऊपर उतनी वेलोसिटी हम नीचे करते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे। Depending upon the height of the satellite's orbit above the Earth's surface, the satellite orbits are classified as below. अब इसी हाइट का जो हम बात कर रहे थे, तो अलग अलग हाइट के हिसाब से, अलग अलग सैटेलाइट के फंक्शन के हिसाब से, अलग अलग हाइट के हिसाब से हमने 3 ऑर्बिट बनाए हैं। लेट्स रीड अबाउट दैट। सो सबसे पहला है हाई अर्थ ऑर्बिट। सो नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, हाई अर्थ यानी सबसे ऊपर वाला होगा ये। तो अर्थ सरफेस से कितना ऊपर है ये? इट इज मोर देन 35,780 किलोमीटर, यानी बहुत ज्यादा ये है, बहुत ज्यादा ऊपर, 35,780 किलोमीटर दूर पे अगर मुझे सैटेलाइट रखनी है तो वो मैं हाई अर्थ ऑर्बिट वाला उसे मैं दूंगा। If the height of the satellite's orbit above the Earth's surface is greater than or equal to 35,780 kilometers, the orbit is called high Earth orbit. एकदम simple self-explanatory sentence है। As we will see in the next solved example, a satellite revolving in an orbit 35,780 kilometers above the Earth's surface will take around 24 hours to complete one revolution. तो ये इन्होंने नीचे सॉल्व करके दिखाया हुआ है। हालांकि आपको ये साल सॉल्व एग्जांपल्स नहीं आने वाले ये चैप्टर में से, लेकिन उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कैसे इतने हाई डिस्टेंस पे उसकी जो स्पीड है वो परफेक्टली मैच करती है कि वो पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लेता है। वी नो दैट द अर्थ ऑल्सो टेक्स 24 आवर्स फॉर वन रिवॉल्यूशन। और अब ये जानना क्यों, आप समझोगे कि ये इससे हमें क्या करना है कि वो कितना टाइम लेता है एक रिवॉल्यूशन करने में और कितनी हाइट पे लेता है। सो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता होगा कि अर्थ का जो हमारा जो रोटेशन पीरियड है, यानी कि वो जो रिवॉल्व होता है सन के, यहां पे रिवॉल्यूशन लिखा है तो ये सन की रिवॉल्यूशन हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो 24 आवर्स लगते हैं अर्थ को पूरा एक रोटेशन अपना, जिसको हम अर्थ का रोटेशन कहते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में तब क्या हो रहा है, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, राइट। तो 24 आवर्स लगते हैं। तो ये दोनों को मुझे साथ में जब मैं जियो सिंक करना चाहता हूं तो मुझे ये चीज दिमाग में रखनी है कि ये दोनों सैटेलाइट भी जैसे जैसे घूमते जा रहा है, सैटेलाइट भी जैसे जैसे घूमते जा रहा है, अर्थ भी साथ में घूमते जा रहा है, सैटेलाइट भी वैसे वैसे घूमना चाहिए। तो ये सारी चीज जानने के लिए, ये सारी चीज परफेक्ट होने के लिए हमें हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। If the satellite is revolving in an orbit parallel to the equator, अब ये इक्वेटर के पैरेलल है। So let me again quickly make small earth। तो ये अर्थ अगर है हमारा और मुझे इक्वेटर, ये मेरा अगर इक्वेटर है, ये मेरा, लेट मी मेक एन इक्वेटर, ये मेरा इक्वेटर है और मुझे इसके पैरेलल, मतलब ऐसे मुझे घुमाना है सैटेलाइट को, इसके ऐसे पैरेलल घुमाना है इसके साथ, इसे पैरेलल मैं कहूंगा। द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड इटसेल्फ एंड फॉर दैट द सैटेलाइट टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ बीइंग द सेम, द सैटेलाइट विल अपीयर टू बी स्टेशनरी। तो हमें विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, मतलब ये, अब देखो मैंने आपको ऑलरेडी बोला, जरा सोचिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर आप गाड़ी में हो और आप एक स्पीड पे चल रहे हो, लेट्स से 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे चल रही है, या कोई भी स्पीड पे चल रहे हो, आपके बाजू में भी अगर सेम स्पीड में कार चल रही है तो आपको क्या लगेगा, आप लोग साथ में चल रहे हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है, राइट? आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? आप गाड़ी में चल रहे हो, आपकी एक पर्टिकुलर स्पीड है, आपके आजू बाजू में भी गाड़ी है, तो उसमें जो पर्सन है वो भी सेम स्पीड पे चल रहा है, दोनों की सेम स्पीड है, इसलिए दोनों ऐसे लग रहे हैं साथ में चल रहे। लेकिन क्या वो दोनों स्टेशनरी हैं, दोनों साथ में है? नहीं है, राइट? ऐसा नहीं है रियल में, राइट? तो ये यहां पर आपको समझना है
कि दोनों साथ में अगर सेम स्पीड में मूव हो रहे हैं तो ऐसा लगता है दोनों एक ही जगह पर है, दोनों स्टेशनरी है। तो यहां पर जब मैं सैटेलाइट को अर्थ के रिवॉल्यूशन टाइम के अनुसार उसे सिंक कर दूंगा, सिंक, जियो सिंक, यहां पे हम वर्ड यूज करेंगे, मैं उसे जियो सिंक कर दूंगा, अर्थ के साथ सिंक कर दूंगा कि अर्थ जिस स्पीड से घूमते जा रहा है मेरी सैटेलाइट भी उसी स्पीड से घूमते जाएगी, तो मुझे अर्थ पे से वो सैटेलाइट एक ही जगह पे दिखाई देगा, वो मुझे हमेशा एक ही जगह पे दिखाई देगा। अब उससे क्या फायदा होगा, मुझे कंटिन्यूस सैटेलाइट देख के क्या फायदा होगा, मुझे कंटिन्यूस सैटेलाइट देख के फायदा नहीं है, सैटेलाइट मुझे कंटिन्यूस देख रहा है, सैटेलाइट एक ही जगह पे अपना पूरा सिग्नल्स भेज रहा है, वहां से सिग्नल रिसीव कर रहा है, ताकि हम पूरे एक पर्टिकुलर कंट्री का जो हमारे है सिग्नल्स एक ही जगह पे कंटिन्यूस हम लोग यूज कर सके। तो ये लॉजिक थोड़ा आपको समझना है। सो फॉर अ, वही एग्जांपल यहां पे शायद से उन्होंने लिखा है, फॉर अ पैसेंजर इन अ वन व्हीकल अनदर व्हीकल मूविंग पैरेलल टू हिम विद इक्वल वेलोसिटी अपीयर्स टू बी स्टेशनरी, दिस इज व्हाट हैपेंस हियर आल्सो, द सैटेलाइट्स आर देयरफॉर कॉल्ड जियोसिंक्रोनस। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था जब हमने पहली बार ऊपर ये वर्ड पढ़ा कि जियोसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, यानी जियो यानी अर्थ के साथ सिंक है, अर्थ की जो स्पीड है, अर्थ जैसे रोटेट हो रहा है, जिस स्पीड से रिवॉल्व हो रहा है सन के अगेंस्ट, वैसे ही सैटेलाइट वही स्पीड से अर्थ को रिवॉल्व करेगी। सिंस these satellites are stationary with reference to the earth, they can observe a specific portion of the earth continuously। तो इससे क्या होता है, अर्थ के ऊपर एक फिक्स पोजीशन वो कंटिन्यूस ऑब्जर्व कर सकता है। Therefore, they are used in applications like meteorology and for carrying signals of telephone, television, radio, etc। तो ये सब काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ऊपर हमने ऑलरेडी देखे ये सब अलग अलग जो थे सैटेलाइट्स। तो इनसेट जो है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट जो है, वो सिर्फ इंडिया को ट्रैक करता है, इंडिया का पोजीशन देखता है, और वो हमारे साथ सिंक है। वो जैसे जैसे अर्थ घूमते जा रहा है, इंडिया जैसे जैसे घूमते जा रहा है, वो सैटेलाइट सामने इंडिया के घूमते जाता है। तो ये थोड़ा लॉजिक आपको समझना है। नेक्स्ट है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। तो ये कॉमन सेंस है, हाई से कम होगा, मीडियम लिखा है तो इसकी हाइट क्या है, देखिए 2000 किलोमीटर से ये 35 ऊपर का जो लिमिट था 35,780, तो इसके बीच में अगर मुझे रखना है, ये बीच में अगर होगा तो मैं उसे मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहूंगा। लेट्स रीड अबाउट दैट। If the height of the satellite orbit above the Earth's surface is between 2000 kilometers and 35,780 kilometers, the orbits are called medium Earth orbits. The geostationary satellites orbit above the equator. These are therefore not useful in the study of polar regions. For this purpose, elliptical medium Earth orbits passing over the polar regions are used. These orbits are called polar orbits. In these orbits, the satellites complete one revolution in 2 to 24 hours. Some of these satellites revolve in circular orbits at a height of 20,200 kilometers above the Earth's surface. Global positioning satellites revolve in such orbits. तो यहाँ पे अब अलग से दूसरी इंफॉर्मेशन दे दी। लेट मी टेल यू, पूरा एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको ये कि ये क्या है। सो अगेन आई एम गोना मेक दिस, अब थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। लेट मी मेक बेटर। सो ये अगर हमारा अर्थ है एंड ये आपका लेट्स से इक्वेटर है, तो इक्वेटर में थोड़ा सा क्रॉस, क्योंकि हमारा अर्थ टिल्ट है तो मैं उसको टिल्ट बनाऊंगा, और लेट्स दिस इज माय नॉर्थ, दिस इज माय साउथ, ओके। सो ये इस डायरेक्शन में घूमते जा रहा है, ठीक है, ये डायरेक्शन में घूमते जा रहा है। सो अब जब मैं, लेट मी टेक रेड कलर फर्स्ट, अगर मैं इसे जियो सिंक, पहले तो जियो सिंक मतलब कि अर्थ के साथ घूमने वाला, तो जियो सिंक अगर बनाता हूं विच इज ऑफ द हाइट 2000 किलोमीटर और 35,000 के बीच का हाइट है ये, उसमें ये जियो सिंक मैंने बनाया, तो ये पहली बात, ये जियो सिंक इक्वेटर के पैरेलल घूमेगा, ओके। फिर उन्होंने दूसरा हमको बताया, ये सर्कुलर, ये ऐसा हो गया, ये मुझे पोलर रीजन का इंफॉर्मेशन नहीं देगा, मतलब नॉर्थ और साउथ यहां पे क्या चल रहा है वो नहीं देगा। तो इसके लिए मैं स्पेशल एलिप्टिकल शेप, ये मैंने सर्कुलर शेप रखा है, मतलब डिस्टेंस सेम है, और एलिप्टिकल शेप बनाऊंगा तो मैं एक तरफ से कम और दूसरी तरफ से ज्यादा, तो ये एलिप्टिकल शेप जब बनाऊंगा जो पोलर पोलर वे में घूम रहा है, यानी नॉर्थ टू साउथ घूम रहा है सैटेलाइट, वो ऑर्बिट हो रहा है, वो जो मुझे नॉर्थ साउथ रीजन के हिसाब से पूरा इंफॉर्मेशन देगा। तो ये अलग दो इन्होंने यहां पे बात किया है, एलिप्टिकल मीडियम अर्थ ऑर्बिट एंड सर्कुलर मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ओके। मीडियम अर्थ किस बेसिस पे नाम है,
उसका हाइट क्या है, 2000 से लेके 35,000 के बीच का। एंड फिर उसमें दो टाइप उन्होंने, कौन सा हमने ऑलरेडी ऊपर भी डिस्कस किया, मैंने आपको बताया कि अगर इक्वेटर के पैरेलल है तो वो सारे इक्वेटर के पैरेलल वाला अलग हम बोलेंगे, एंड जो पोलार यानी कि नॉर्थ साउथ के हिसाब से जा रहा है उसे पोलार ऑर्बिट कहा जाएगा। तो ये बात यहां पे लिखी है। एंड यहां पे अगेन जो मैंने ऊपर भी बताया था, जीपीएस दैट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट जो है वो इस ऑर्बिट में घूमती है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है 20,200 किलोमीटर्स के हिसाब से हाइट पे। ओके, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है लो अर्थ। तो हमने हाई देखा, मीडियम देखा, अब लो। कॉमन सेंस से उससे कम होगा। देखिए नीचे इमेज भी दिया है, जो मैं आपको बनाने की कोशिश कर रहा था वो यहाँ पे इन्होंने और बेटर बनाया हुआ है। लो अर्थ ऑर्बिट्स का हाइट होता है 180 से लेके 2000 के बीच का। If the height of the satellite orbit above the Earth's surface is between 180 to 2000, the orbit is called low Earth orbit. The satellites are used for scientific experiments and atmospheric studies. तो ये atmosphere और scientific experiments के लिए इस्तेमाल होता है. Depending upon the height of the orbit, they complete one revolution in around 90 minutes. तो करीब 90 मिनट्स में वन रिवॉल्यूशन पूरा करता है. हबल टेलीस्कोप जो था वो 95 मिनट्स में एक पूरा रिवॉल्यूशन अपना कंप्लीट करता है. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड हबल टेलीस्कोप आल्सो रिवॉल्व इन लो अर्थ ऑर्बिट. तो मैंने आपको जस्ट जो बोला कि हबल टेलीस्कोप जो है, जो हमने स्टार्टिंग में भी इमेजेस देखे, वो 95 मिनट्स में पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है एंड अर्थ के पूरे ऑर्बिट में, जो उसका एक फिक्स ऑर्बिट है. तो वो कौन सा ऑर्बिट है? इट इज अ लो अर्थ ऑर्बिट. ओके, सो यहां पे आपको फिगर दिया है 10.4 में अलग अलग. देखिए एमईओ यानी मीडियम. ये मीडियम के हमने दो टाइप देखे थे. पोलार, दिस इज पोलार वन, ये पोलार वाला है, पोलार ऑर्बिट है ये पोलार रीजन्स को स्टडी करने में हेल्प करेगा. ये भी एमईओ है, लेकिन ये इक्वेटर के रीजन के हिसाब से जियो सिंक है ये पूरा. और ये हाई एचईओ यानी हाई अर्थ ऑर्बिट्स, और एकदम ही पतली सी लाइन ये जो आपको दिख रही है, दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट. ओके, सो दिस, मैं आपको ये प्यारा सा इमेज दिख ही रहा है आपको. इंडिया ने भी एक लॉन्च किया था इंडियन स्पेस टेलीस्कोप जो है, जिसका नाम एस्ट्रोसैट था. एस्ट्रोसैट नाम था. करीब 2015, हाँ 2015 में लॉन्च किया था. मेरे ख्याल से डेट मुझे याद नहीं है, बट सितंबर का लॉन्च था. 25 या 28 पता नहीं, डेट भूल गया मैं, बट सितंबर का लॉन्च था 2015 में. एस्ट्रोसेट नाम है. इंडियन जो इसरो, हमारा जो स्पेस एजेंसी है, उसने लॉन्च, जैसे हबल टेलीस्कोप यूएसए नासा का है, वैसे एस्ट्रोसेट इंडिया ने लॉन्च किया हुआ सैटेलाइट है, स्पेस टेलीस्कोप है लॉन्च किया हुआ. इसका 5 साल का लाइफ था, मतलब 2020 में वो 2020 तक चलने वाला था, लेकिन अभी तक वो चल रहा है, अभी तक एक्टिव है. सितंबर चला गया 2020 का, तो अभी तो 2021 आ गया, तो अभी तक एक्टिव है ये. तो हर एक चीज का एक फिक्स लाइफ होता है कि वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि ये इतने टाइम तक ही चलेगा करके, इतने टाइम तक वर्किंग होगा. कभी कभार वो उससे एक्सीड हो जाता है, कभी कभार वो फेलियर हो जाता है. तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थोड़ी सी. डू यू नो में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है कि कैसे कुछ स्टूडेंट्स ने पुणे में, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने बहुत ही कम वेट वाला 1 kg वाला सैटेलाइट बनाया था, जिसका नाम स्वयं था. अब भी रिसेंटली किसी इंडियन ने ही, किसी स्टूडेंट ने, आई फॉरगॉट द नेम, मैं बहुत याद करने की कोशिश कर रहा था, 100 ग्राम, सिर्फ 100 ग्राम का सैटेलाइट बनाया. 100 ग्राम का सैटेलाइट सिर्फ बनाया. तो जरा रिसर्च करिएगा और कमेंट में बताइएगा. कोई तो इंडियन स्टूडेंट था जिसने लॉकडाउन में रहकर ये काम किया. सो ये वो सम है जिसकी यहाँ पे ऊपर उन्होंने बात की थी कि 35,780 किलोमीटर अर्थ पे अगर घूमता है तो टाइम कितना लगता है. तो ये हम फिलहाल तो पूरा कवर नहीं करेंगे, बट यहाँ पे टाइम देखिए 23 आवर्स 54 मिनट्स. तो ये पूरा उन्होंने कैलकुलेट करके वेलोसिटी और फिर टाइम कैलकुलेट करके उन्होंने बताया कि कितना टाइम लगता है पूरा रिवॉल्व होने को. तो 23 आवर 54 मिनट्स इज नथिंग बट अप्रोक्स 24 आवर्स हो गए. तो ये इतनी हाइट पे अगर होगा तो वो बरोबर अर्थ के साथ घूमेगा. अर्थ जिस स्पीड में घूम रहा है वैसे वो घूमेगा. ओके, सो दैट, ये सम आपको नहीं है. सो हम आगे बढ़ेंगे.
सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो हम लोग कब से देख रहे हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, लॉन्च व्हीकल, लॉन्च व्हीकल। तो क्या है ये लॉन्च व्हीकल? तो यहां पर पहले ये इमेज देख लेते हैं, इसमें ही मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूं। बहुत ही सिंपल है। ये बेसिकली एक रॉकेट का शेप का आपको दिख रहा है, दिस इज अ लॉन्च व्हीकल। इसमें अलग अलग ये बूस्टर्स लगे, जो बेसिकली आप रॉकेट ही समझ लो इसको, अलग अलग छोटे छोटे। सो छोटे मतलब दिखने में ऐसे बहुत बड़े होते हैं एक्चुअल में ये, बट ये ऐसे यहाँ पे जो छोटे दिख रहे हैं ये, सो ये सारे अलग अलग लॉन्चर्स है रॉकेट, जो ये बेसिकली अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके जाने में मदद करते हैं। यहाँ पे ही पूरा इंजन वगैरह लगा है, जो इनिशियल इनिशियल यानी स्टार्टिंग का इनिशियल, देखिए यहाँ पे लिखा है इनिशियल थ्रस्ट, यानी स्टार्टिंग का जो पुश चाहिए होता है। आपने लॉन्च देखा होगा, आई डोंट नो लास्ट ईयर ही जो चंद्रयान 2 का था, आई डोंट नो आपने देखा है कि नहीं, जुलाई में हुआ था, मेरे ख्याल से 22 जुलाई था चंद्रयान 2 का जो लॉन्च था, लाइव ये सब हुआ था। तो ये आपके टाइम की बात है, मतलब आप तभी हो राइट, 2019 में आप मौजूद थे लास्ट ईयर राइट। तो आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं, बट वो काफी अच्छा लॉन्च था, सक्सेसफुल लॉन्च जो था पूरा। तो पूरा जो कितना आग, कितना एनर्जी निकलता है, कितना फ्यूल जलता है, हाइड्रोजन वगैरह इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए। तो लिक्विड फ्यूल एंड सॉलिड फ्यूल अलग अलग होता है, जो अलग अलग स्टेजेस। तो ये स्टेजेस क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो कैसा है ना, मेन सैटेलाइट तो इतने में ही बंद होता है, ये जो ऊपर आप देख सकते हो, या इतने में ही सैटेलाइट होता है अंदर, ठीक है। तो लेट मी मेक अ बेटर सैटेलाइट इनसाइड। तो लेट्स से दिस इज माय सैटेलाइट, ये अंदर मेरा सैटेलाइट प्लेस किया है मैंने। मैं ब्लू कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि वो अच्छे से दिख सके आपको। तो ये आपका सैटेलाइट अंदर है। ओके, लेट्स टेक अ स्क्वायर शेप फॉर इट। तो ये सैटेलाइट है अंदर, आपका सैटेलाइट इधर प्लेस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये ही आगे जाके ऊपर खुल जाता है, ये ओपन हो जाता है पूरा, ये ओपनिंग होता है ये ऐसा समझो, यहाँ से ये ओपन हो जाता है ऐसा, और अंदर से सैटेलाइट निकलता है, और फिर उसके सोलार पैनल्स वगैरह, जैसे आप ये पैनल्स देख रहे हो, ये पैनल्स वगैरह ओपन होता है, वो पूरा बंद होता है, ये फोल्डेबल होता है पूरा, सोलार पैनल्स फोल्डेबल होता है। तो ये फोल्ड होके बंद होता है, इसके अंदर रखा रहता है, और ये सब तो अलग हो जाएगा। तो जो स्टेजेस ये लोग मेंशन कर रहे हैं ना, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, तो ये जो स्टेजेस है, मतलब एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके ना ये लोग अपना फ्यूल खत्म कर देते हैं, और ये अलग होते जाते, अलग होते जाते, अलग होते जाते, और लास्ट तक सिर्फ इतना ही ऊपर पहुंचता है एकदम हाइट पे, और फिर ये अलग हो जाता है, और फिर ये जो है सैटेलाइट बाहर जाता है। तो ये पूरा एक सिस्टम है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा है, लेट्स जस्ट रीड इट, यही बातें पूरी लिखी है। तो हम रीड करना चालू करते हैं सीधा। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स आर यूज्ड टू प्लेस द सैटेलाइट्स इन देयर स्पेसिफिक ऑर्बिट। तो ये पूरा लॉन्च व्हीकल है, इसके अंदर सैटेलाइट जा रही है, ठीक है, सैटेलाइट खुद से नहीं जाती है। द फंक्शनिंग ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज बेस्ड ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में ये सब बात की थी, तो आप मुझे अब कमेंट में बताइए न्यूटन्स के थर्ड लॉ क्या है। थर्ड लॉ ही नहीं बल्कि मुझे फर्स्ट और सेकंड लॉ भी कमेंट में बताइए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या थे। द लॉन्च व्हीकल यूजेस स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्यूल, एक तरह का फ्यूल होता है हाइड्रोजन में, जैसे कि मैंने आपको कहा हाइड्रोजन फ्यूल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सब अलग अलग फ्यूल्स इस्तेमाल होते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और वो इस्तेमाल किया जाता है। ओके, द गैस प्रोड्यूस ड्यू टू कंबशन ऑफ द फ्यूल एक्सपांड्स ड्यू टू इट्स हाई टेम्परेचर। तो मैंने आपको बोला बहुत एकदम आग एकदम कितना सारा निकलता है, राइट, तो हाई टेम्परेचर होते हैं। इज एक्सपेल्ड फोर्सफुली थ्रू द नोजल्स, तो नीचे का जो पार्ट है उसे नोजल कहा जाता है। नीचे का ये एक्चुअली यहां से दिखेगा नहीं एग्जैक्टली, बट ये मैं थोड़ा सा मार्क करने की कोशिश करता हूं। ये जो आपको दिख रहा है ये इट्स अ नोजल, इसको नोजल कहा जाता है। सो नोजल में से वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के हिसाब से निकलता है, रेयर एंड में से, रेयर यानी कि पीछे का, तो रेयर एंड में से वो निकलता है और आगे की तरफ उसे पुश करता है। एंड ऑफ द लॉन्च व्हीकल एज अ रिएक्शन ऑफ दिस, इससे रिएक्शन क्या होता है, तो इससे आपको हिंट हो गया न्यूटन थर्ड लॉ क्या है। सो इसका रिएक्शन क्या निकलता है, अ थ्रस्ट एक्ट्स ऑन द व्हीकल, यानी उसको एक पुश मिलता है, थ्रस्ट यानी उसको एक पुश मिलता है आगे की तरफ, which drives the vehicle high into the space. The structure of the launch vehicle is decided by the weight of the satellite and the type of the satellite orbit. तो जो लॉन्च व्हीकल है उसका जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो उसका शेप है, जो भी है, वो डिसाइड किया जाता है कि कितनी हैवी वेट वाली हमें सैटेलाइट भेजनी है। द फ्यूल ऑफ द व्हीकल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स, उसके ऊपर भी फ्यूल डिपेंड करता है। द फ्यूल फॉर्म्स अ मेजर पोर्शन ऑफ द टोटल वेट ऑफ द लॉन्च व्हीकल। तो सबसे ज्यादा इसमें भरा क्या है, सैटेलाइट तो फिर भी ठीक है, वेट उसका 1000 kg हो सकता है,
या कितना भी हो सकता है जैसे रिक्वायर्ड है, जैसी सैटेलाइट है। बट सबसे ज्यादा वेट इसमें किस चीज का होता है? फ्यूल का होता है। इसीलिए हम लोग उसे स्टेजेस करके रखा है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, ताकि उतना उतना फ्यूल यूज होके वो कम हो जाए, उतना वेट कम होते जाए, और ताकि उसको और स्पीड मिल सके आगे जाने के लिए। ओके, तो ये थोड़ा बहुत लॉजिक आपको समझना है। वो ऊपर जो यूट्यूब वाला वीडियो मैंने आपको बोला, जो लिंक दिया है पीडीएफ में, उसमें ये सब बातें थोड़ी बताई गई है, तो जरूर देखिएगा, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। The fuel forms a major portion of the total weight of the launch vehicle. Thus, vehicle has to carry a large weight of the fuel. To overcome this problem, अब इसको प्रॉब्लम को हमें उसको सॉल्व करने के लिए, लॉन्च व्हीकल्स हैव मोर देन वन स्टेज आर यूज, तो एक से ज्यादा स्टेज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ड्यू टू दिस द वेट ऑफ व्हीकल कैन बी रिड्यूस स्टेप बाय स्टेप आफ्टर इट्स लॉन्चिंग। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर अ लॉन्च व्हीकल हैविंग टू स्टेजेस। फॉर लॉन्चिंग द व्हीकल, द फ्यूल एंड द इंजन इज द फर्स्ट स्टेज आर यूज। तो पहला इंजन हमने यूज कर दिया व्हीकल, और पहला उसको पुश दे दिया स्टार्टिंग में, उसके बाद वो निकल जाएगा। दिस इम्पार्ट्स अ स्पेसिफिक वेलोसिटी टू द व्हीकल एंड टेक्स इट टू अ सर्टेन हाइट। उससे उसको एक वेलोसिटी जो चाहिए अर्थ को एस्केप करने की, एस्केप वेलोसिटी जो चाहिए, उससे ज्यादा उसको लेके जाएगा, एक हाइट पे लाके छोड़ देगा। वंस द फ्यूल इन द फर्स्ट स्टेज इज एग्जॉस्टेड, एक बार पूरा फ्यूल खत्म हो जाएगा, द एम्प्टी फ्यूल टैंक एंड द इंजन आर डिटैच, वो अलग हो जाते हैं। वो या तो ओशन सी में गिर जाते, या तो कोई ऐसी जगह पे गिरते जहां पे किसी को हार्म ना हो, फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द व्हीकल, और बाकी का पार्ट ऊपर चला जाता है, एंड फॉल इधर इनटू द सी और अनपॉपुलेटेड लैंड। एज द फ्यूल इन द फर्स्ट स्टेज इज एग्जॉस्टेड, द फ्यूल इन द सेकंड स्टेज इज इग्नाइटेड। अब सेकंड स्टेज में जो फ्यूल होगा वो इस्तेमाल होगा। However, the vehicle now contains only one stage. The weight now being reduced, the vehicle can move with higher speed. Almost all the vehicles are made of either two or more stages. As an example, the structure of the Polar satellite launch vehicle developed by the ISRO of India is shown on in the figure 10.5a. तो बाजू में जो हम फिगर जो देख रहे थे, इट इज नथिंग बट अ PSLV। ये एक पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जो PS सैट्स को लेके जा, जो पोलार रीजन में हमें सैटेलाइट्स को उस ऑर्बिट में घुमाना है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। सो जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था पूरा पैराग्राफ। एक एक स्टेज पे अलग अलग फ्यूल जैसे जैसे खत्म होता है, वो पूरा पोर्शन अलग होते जाएगा, और वेट कम होगा तो उसको आगे वाले जो पार्ट है पूरा, उसे ज्यादा स्पीड मिलेगी, और वो बड़े आसानी से स्पेस में जा सकता है। नाउ लॉन्च व्हीकल्स बार बार यूज नहीं होते हैं, इसीलिए ये स्पेस शटल वाला कंसेप्ट निकला है। द लॉन्च व्हीकल्स आर कॉस्टली बिकॉज दे कैन बी यूज्ड ओनली वंस। यूएसए हैज देयरफॉर डेवलप्ड स्पेस शटल। तो ये जो आप फोटो देख रहे हो 10.5B, वो स्पेस शटल है। तो स्पेस शटल को हम लोग बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेस शटल ऊपर तक पहुंचा देता है, रॉकेट का फ्यूल टैंक अलग हो जाता है, स्पेस शटल में से सैटेलाइट एक हाइट पे जाके अलग हो जाती है, और स्पेस शटल वापस आके जमीन पे आ जाता है। तो ये पूरा कंसेप्ट है, जिससे अब लॉन्च व्हीकल पूरा जो हमने ऊपर ही छोड़ दिया था, आधा डिस्ट्रॉय हो गया था, वो स्पेस में नहीं रहता है। मतलब वो वन टाइम यूज के लिए नहीं, अब स्पेस शटल को हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे उसका यूएसए ने मतलब ये तरीका निकाला। ऑलवेज रिमेंबर, मैं आपको रॉकेट का वही एग्जांपल दिया है, तो जरा यहाँ पे आप रीड करिएगा, बहुत सिंपल सा। Space missions away from the Earth. As we have seen above, artificial satellites are being used for making our life more and more enriched. However, in the previous standard, we have learned about how the telescopes abroad artificial satellites are used to gather information about various objects in the universe. Similar, some space missions are used to gain further knowledge about the universe. In this mission, spacecrafts are sent to nearby objects in the solar system to observe them more closely. New information has been obtained from such missions and it is helping us to understand the creation and evolution of our solar system. तो ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, जो आपको मैंने हबल टेलीस्कोप वाला इमेजेस बताया था, वो जो था पूरा, ये जो सब था, ये सब हमें स्पेस, ये यहाँ पे देखिए इनका कुछ नेपच्यून, आपको पता है हमारा प्लैनेट है, उसका डार्क स्पॉट का स्टडी यहाँ पे चल रहा है। तो ये हबल टेलीस्कोप ने ये इमेज हमें दिया है। तो ये सब स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए काम आता है। इसको आप हम लोग पूरा स्पेस स्टडी करते हैं, तो ये टेलीस्कोप की हेल्प से हम कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे नेबुला का भी आप देख सकते हो कैसे फेड होते जा रहा है धीरे धीरे। 1996 का इमेज आप देखिए कितना ब्राइट था, एंड 2016 में इमेज देखिए थोड़ा सा, यानी कि वो मरते जा रहा है, वो इट इज डाइंग, राइट। सो ये सब आप हम लोग टेलीस्कोप जो है हबल टेलीस्कोप का ये इमेजेस हम देख रहे हैं फिलहाल।
तो ये सब स्पेस मिशंस है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। फॉर सच मिशंस द स्पेसक्राफ्ट मस्ट एस्केप द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स टू ट्रैवल इनटू द आउटर स्पेस। तो ये भी बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई कि जो हमें पहुंचाना है स्पेस में, उसको पहले अर्थ की ग्रेविटी को बीट करना पड़ेगा ना, उसको पहले अर्थ की ग्रेविटी को बीट करना पड़ेगा। अर्थ की ग्रेविटी है, उससे ऊपर जाना पड़ेगा, तो उसे हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी। इसके बारे में भी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो अगेन मैं आपको बोलूंगा फर्स्ट चैप्टर रेफर करिएगा, उसके बाद ये चैप्टर पढ़िएगा। So, to achieve this, the initial velocity of the moving object must be greater than the escape velocity of the Earth. We have learned in the chapter on the gravity. Again, उन्होंने भी वही बात बोली. Escape velocity on a planet can be obtained from the formula. तो ये फॉर्मूला से हमने अर्थ की escape velocity फर्स्ट चैप्टर में भी निकाली थी. यहाँ पे फिर से उन्होंने कैलकुलेट करके बताया हुआ है कि escape velocity कितनी है. मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी दिया था. इट मीन्स अगर मैं 11.18 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत होता है, एक सेकेंड में इतना डिस्टेंस बहुत होता है, राइट? सो एक सेकंड में इतना डिस्टेंस के ऊपर, मतलब समझो 11.2 या 12 ले लेते सिंपल समझने के लिए, 12 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो अर्थ की ग्रेविटी मुझे नीचे नहीं खींच सकती है। ओके, सो मेरी स्पीड जो है व्हीकल का 11.18 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा होनी चाहिए। Thus, if a spacecraft is to escape the Earth's gravitational force to travel in the outer space, it must have minimum velocity of, देखो उन्होंने भी वही बोला है कि अगर किसी स्पेसक्राफ्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना है तो उसका कम से कम स्पीड होना चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए 11.2। देखिए 1 पॉइंट है तो 2 से ज्यादा होता है, राइट? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होगा तो वो उठने लगेगा। आपने कोई लॉन्च वाला वीडियो देखिएगा जरूर, उसमें आपको पता पड़ेगा जैसे जैसे फ्यूल बर्न होते जाता है नीचे से, वो धीरे धीरे वाइब्रेट होता है, तो वो अर्थ की ग्रेविटी को फाइट कर रहा है, और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाते जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ाते जा रहा है, वो धीरे 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 लॉन्च होता है। तो वो जो लॉन्च होने तक का जो है वो वेलोसिटी बढ़ाते जाता है, और वो एक टाइम पे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के से, मतलब उतना वेलोसिटी वो ज्यादा बढ़ जाता है, और तब जाके वो एक्चुअल में अर्थ से उठने लगता है। इतना हैवी पूरा जो है हमारा लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट जो है वो अर्थ से उठने लगता है। सो लेट्स मूव अहेड। डू यू नो, मैं आपको अर्थ और मून का थोड़ा बात किया है। मून से हमारे तक लाइट कितने देर में आती है? 1 सेकेंड में आती है। एंड मून तक हमें जाना है तो इतना आसान नहीं है। हम लोग स्पीड ऑफ लाइट में ट्रैवल करेंगे तो 1 सेकेंड में पहुंच सकते हैं, वरना मून तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगता है। मिनिमम डिस्टेंस, मतलब मिनिमम टाइम में हमने गए हैं, दैट इज 8 आवर्स में हम लोग पहुंचे हैं मून तक। सो वो इंफॉर्मेशन आपको दी है। नेक्स्ट है मून मिशंस। तो मून मिशंस का बात करेंगे। चंद्रयान की मैं आपको स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ। जो चंद्रयान 2 लास्ट ईयर हुआ था, जो एंड मोमेंट पे जाके फेल हुआ था मिशन, हम अगर वो सक्सेस होता तो वी वेर द फर्स्ट कंट्री जो डार्क साइड ऑफ द मून पे जाते थे। हमारा वो मिशन क्या था? टू गो ऑन द डार्क साइड ऑफ द मून, यानी मून का हमें जो एक ही साइड दिखता है, तो जो दूसरा साइड है डार्क साइड, वहां पे हमारा जाने का पूरा प्लान था। और वो वहां पे लास्ट के 500 मीटर्स, एकदम लास्ट, पूरा लाइव था। इसरो का पूरा हर एक चैनल पे, हर एक इस पे चल रहा था, लाइव चल रहा था। मैंने उसे लाइव देखा था। नरेंद्र मोदी जी भी वहां पे मौजूद थे तभी। एंड जो था इसरो के जो मेन हेड है, वो लोग भी थे। वो काफी रोने वगैरह लग गए थे, उन्हें बहुत बुरा लगा था कि लास्ट 500 मीटर्स पे जो हमारा लैंडिंग था, लैंडिंग सक्सेसफुल नहीं हुआ। वहां पे जो लैंड करना था, लैंडिंग सक्सेसफुल नहीं हुआ। ओके, बट फिर भी 98% सक्सेसफुल मिशन माना जाता है उसे, चंद्रयान 2। लेट्स रीड अबाउट दिस। Since the moon is the closest astronomical object to us, the first space mission to objects in the solar system were the missions to the moon. तो मून सबसे क्लोजेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल चीज है, स्पेस में सबसे क्लोजेस्ट चीज हमारे लिए मून है। तो सबसे पहले हम लोग मून पे ही सारे मिशंस कर चुके हैं। सच मिशंस हैव सो फार बीन एग्जीक्यूटेड बाय यूएसए, सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन यानी रशिया होता है यहाँ पे, यूरोपियन कंट्रीज, चाइना, जापान एंड इंडिया। द स्पेसक्राफ्ट्स इन द लूना सीरीज, तो लूना सीरीज तो यूएसएसआर यानी रशिया की बात हो रही है यहाँ पे। लूना सीरीज जैसे हमारा जी सेट सीरीज चल रहा है, राइट? जी सेट सीरीज, फिर इनसेट सीरीज। तो हमारे हमारे सैटेलाइट्स के नाम हम लोग इनसेट ऐसा दे रहे हैं, तो उनके सैटेलाइट्स का नाम वो लोग लूना ऐसा देते। तो सब लोग अपना अपना नाम अपना यूज करते। तो लूना सीरीज यानी लूना 1, लूना 2 ऐसा। सो लूना सीरीज सेंट बाय सोवियत रीच नियर द मून। फिर लूना 2 जो था, जो 59 में लॉन्च हुआ था, वाज द फर्स्ट
सच क्राफ्ट तो वैसा पहला था जो एकदम क्लोज पूरा पहुंचा था मून तक। आफ्टर दैट 1975 तक तो हमने 15 स्पेसक्राफ्ट अलग अलग केमिकल एनालिसिस ऑफ मून के लिए हम लोग भेज दिए थे। मून की ग्रेविटी, डेंसिटी, रेडिएशन, ये सब वहां पे हमने पता लगाया था। लास्ट 4 क्राफ्ट वे लैंडेड ऑन द मून, और फिर उसके बाद तो मून के ऊपर लैंड भी कर दिया हमने, एंड ब्रॉट द सैंपल्स ऑफ द स्टोन्स ऑफ द मून फॉर एनालिसिस ऑफ द लेबोरेटरीज। ऑल दिस मिशंस आर अनमैन्ड, ये सारे अनमैन्ड थे, यानी कि इसके अंदर कोई आदमी नहीं गया था। अनमैन्ड यानी कि उसके अंदर कोई आदमी नहीं गया था, ये सब सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पे बैठे बैठे हम लोग मशीन्स भेज रहे थे। उसके बाद अमेरिका ऑल्सो एग्जीक्यूटेड मून मिशन फ्रॉम 62 टू 72, यहाँ पे हमने रशिया का देखा। सो अब अमेरिका की बात चल रही है, अमेरिका ने भी 62 से 72 में काफी स्पेस मिशंस किए, मून मिशंस किए। इसकी स्पेशलिटी, खास बात ये थी कि उसने मैन्ड मिशंस किए। मैन्ड मिशंस यानी उन्होंने लोगों को भेजा, जिसमें 69 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले पर्सन बने जिन्होंने मून पे कदम रखा। इसका वीडियो भी इंटरनेट पे आपको मिलेगा, काफी ही प्यारा वीडियो है, ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो है। इन 2008 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, जिसकी हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, ये उसका फुल फॉर्म है, आपको पता ही होगा, ये सक्सेसफुली लॉन्च चंद्रयान 1। तो चंद्रयान 1 हमने पहले किया था लास्ट ईयर, चंद्रयान 2 की मैं बात कर रहा था कब से। ये चंद्रयान 1 है जिसके अंदर हमने पहली बार इंडिया ने मून मिशन किया था, जो मून को ऑर्बिट खाली कर रहा था। इट सेंड यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑफ द अर्थ फॉर अबाउट अ ईयर। ये 1 साल तक अच्छा एक्टिव था चंद्रयान 1, और उसके बाद वो धीरे धीरे डिटेरॉयट हो गया, खराब हो गया, और वो फेल हो गया। 1 साल तक हमें काफी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन उसने दी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मेड ड्यूरिंग द मिशन, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये था, हमने पता लगाया वाटर ऑन मून, अगर आपको पता होगा ये बात। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ड्यूरिंग द मिशन वाज द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द मून सर्फेस। वाटर मॉलिक्यूल्स हमने ये किए थे। इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू डिस्कवर दिस। तो ये बातें याद रखिएगा, फैक्ट्स है सारे अलग अलग। तो मून मिशन हो गए। मार्स मिशन देखिए, मंगलयान भी हम लोग कर चुके हैं, मंगलयान मूवी भी आपने देखी होगी शायद से। नेक्स्ट टू द मून द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नियरेस्ट टू द अर्थ इज मार्स। तो मून के बाद अगर कोई क्लोज हमसे है तो मार्स प्लैनेट है। इलॉन मस्क का नाम आपने अगर सुना होगा, इलॉन मस्क बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, जिसका स्पेस एक्स एजेंसी है। स्पेस एक्स करके इनकी एजेंसी है, टेस्ला कंपनी है। तो ये बड़े बड़े कंपनी के फाउंडर है। ये मार्स मिशन करना चाहते हैं, और मैन को भेजना चाहते हैं, वहां पे कॉलोनी फॉर्म करना चाहते हैं। तो ये प्राइवेट एजेंसी है इनकी, ठीक है, ये प्राइवेट एजेंसी है इनकी। सो इनके बारे में आप थोड़ा रिसर्च करिएगा, आपको मजा आएगा। So many nations sent spacecraft to Mars. Mars missions is difficult, and almost half the missions were unsuccessful. However, ISRO's performance in this mission is remarkable, and we all must be proud of it. हमें प्राउड फील होना चाहिए कि जहां इतने यूएसए जैसी कंट्रीज एंड बड़े बड़े यूएसएसआर, उनकी मिशंस फेल हुए मार्स को, मार्स मिशन में, लेकिन हमारे इंडिया ने उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और हमें प्राउड फील होना चाहिए। मंगलयान जो है स्पेसक्राफ्ट, जिसका नाम मंगलयान ही था, मंगल हम बोलते हैं मार्स को हमारे लाइक लैंग्वेज हिंदू के अनुसार, मेड इसरो यूजिंग मिनिमम एक्सपेंस, और मिनिमम एक्सपेंस के साथ लॉन्च किया गया था नवंबर 2013 में। ये भी आपको याद होगा, आई डोंट नो। एंड वाज प्लेस्ड इनटू ऑर्बिट अराउंड मार्स इन सितंबर 2014, और वो सितंबर 2014 में वहां तक पहुंच गया था। देखिए कितना टाइम लगा, ऑलमोस्ट 1 साल लगा उसको मार्स तक वहां पे पहुंचने में और ऑर्बिट होने के लिए। इट ऑब्टेन वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्फेस ऑफ द मार्स एंड एटमॉस्फेयर अबाउट इट, जिसने हमें मार्स के सरफेस के बारे में और उसके एटमॉस्फेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दी। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन हमारे जो इंडियन ओरिजिन एंड इंडियन पर्सन, जो राकेश शर्मा की मैंने स्टार्टिंग में बात की, जो पहले पर्सन है स्पेस में जाने वाले, लेकिन वो रशिया के हेल्प से यूएसएसआर के स्पेस शिप में गए थे। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 8 दिन करीबन थे वो यहाँ पे। एंड राकेश शर्मा फर्स्ट इंडियन, और ये कल्पना चावला जिनकी मैंने आपको बोला कि रिटर्न आते वक्त 1 फेब, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, 1 फेब 2003 में जब वो रिटर्न आ रहे थे, स्पेस क्राफ्ट एक्सप्लोड हो गया। एंड सुनीता विलियम्स, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 192 डेज स्पेस में रहने का, एंड इन्होंने स्पेस स्टेशन के बाहर काम किया है 29 आवर्स उसके बाहर, यानी कि एक्चुअल स्पेस में बाहर निकली हुई है ये। तो बहुत बड़ी बात है, 29 आवर्स बाहर काम किया हुआ है। सो ये आज भी नासा के साथ काम करती है। सो ये थोड़ी इंफॉर्मेशन आप रीड करिएगा, काफी सिंपल सा।
आगे बढ़ेंगे मिशंस टू अदर प्लैनेट्स। तो अदर प्लैनेट्स और हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं दूर दूर तक, जैसे कि हमने देखा नेपच्यून का फोटो हम लोग देख रहे हैं। Many missions have been executed to study other planets also. In some of these missions, the spacecraft orbited the planets, some landed on the planets, and some just passed near the planets and observed them. तो इसमें किसी ने एक्चुअल में उधर लैंड कर दिया, कोई उसके आसपास ही सिर्फ घूमता रहा, कोई एकदम क्लोज जाके उसको ऑब्जर्व करके रिटर्न आया। ये सब अलग अलग मिशन हमने किए। एडिशनली स्पेसक्राफ्ट हैव बीन सेंट टू ऑब्जर्व एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स। तो एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं बड़े बड़े रॉक के टुकड़े समझो, बड़े बड़े जो स्पेस में घूमते हैं, उसको स्टडी करते हैं। कॉमेट्स जो होते हैं अलग अलग, उसको स्टडी करने के लिए, उसके टुकड़े, उसको उसके बारे में जानने के लिए हम लोग ये करते हैं, राइट। और उसके टुकड़े हम लोग अर्थ पे लाके स्टडी करते हैं। वी आर गेटिंग वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल दीज मिशंस, क्लैरिफाइंग आवर कॉन्सेप्ट्स अबाउट द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम। इससे ही हम पता लगा रहे हैं कि सोलर सिस्टम में कौन से एलिमेंट थे पहले, क्या ओरिजिन हमारा था, कैसे हम इवॉल्व हुए, सोलर सिस्टम कैसे पूरा बना, वो सब। इंडिया एंड द स्पेस टेक्नोलॉजी। India has made remarkable progress in the science and technology of launch vehicles. Various types of launch vehicles have been developed to put satellites having weighted up to 2500 kgs. तो सैटेलाइट जो 2500 केजी की होती, इतनी हैवी होती है, उतनी हैवी सैटेलाइट्स को हमने लॉन्च किया हुआ है हमारे पीएसएलवी एंड जीएसएलवी लॉन्च व्हीकल के हेल्प से। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्च व्हीकल्स हैं हमारे। The scientific technological feats achieved by India in the field have significant contribution to the national social development. INSETS and GSAT, ये जो सैटेलाइट है हमारे, इंडियन सैटेलाइट एंड जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, जितनी सीरीज, देखिए सीरीज है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला ये नाम की सीरीज है ये पूरा, is actively working in the field of telecommunication, television broadcast, meteorological services. Availability of television, telephone, internet service all over the nation has been possible due to satellites only. EduSat यानी एजुकेशन सैटेलाइट is the series used for specially field of education. IRS satellite series works for the monitoring and management of the natural resources, disaster management. तो ये सब हम लोग ऊपर ही पढ़ चुके हैं, वही बात यहाँ पे लिखी है। To exactly locate a position any place on the earth surface in terms of a precise latitude, longitude, IRNSS, that is Indian Regional Navigation, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैं कोई भी जगह क्या लोकेशन बता सकता हूं with the help of IRNSS। तो ये सब इंडिया ने जो हासिल किया उसकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो ऑलरेडी ऊपर हमने पढ़ा। इंडिया के यहाँ पे अलग अलग लॉन्च सेंटर। तो लॉन्च सेंटर वो जगह है जहां पर सैटेलाइट और वो पहुंचाया जाता है और वहां से वो लॉन्च किया जाता है। तो 3 लॉन्च सेंटर यहाँ पे, थुम्बा तिरुवनंतपुरम में, श्रीहरिकोटा, चंदीपुर। श्रीहरिकोटा से चंद्रयान का हुआ था मोस्टली। फिर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये स्पेस सेंटर्स हैं हमारे अलग अलग, इसरो सेंटर्स, ये सारे इसरो। ओके, ये नाम से कंफ्यूज नहीं होना, ये इंडिविजुअल नाम से है और ये पूरा ओवरऑल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आते हैं ये, ठीक है। तो विक्रम साराभाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ये फादर ऑफ हमारे इंडियन स्पेस माने जाते हैं, इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर। इन्होंने ही बहुत योगदान दिया जिसके थ्रू हमने पहली, हमारा जो फर्स्ट सैटेलाइट था आर्यभट्ट, वो हमने लॉन्च किया था 19 अप्रैल में, मेरे ख्याल से 1975 में लॉन्च किया था। एंड इनके थ्रू ही वो किया था, इसलिए ये उनके नाम से ये है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। फिर सतीश धवन स्पेस सेंटर, जहां से श्रीहरिकोटा, जहां से चंद्रयान लॉन्च हुआ था। एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। सो ये अलग अलग आपको इंफॉर्मेशन याद रखनी है। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट में उन्हीं के बारे में बात की है, इसको आप रीड करिएगा, बहुत ही मतलब सिंपल सा उनके बारे में नॉलेज दिया है कि विक्रम साराभाई फादर माने जाते हैं इंडियन स्पेस प्रोग्राम के। एंड इन्होंने फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च करने में बहुत हेल्प किया था। एंड इन्हीं के लीडरशिप में हम लोग इतना डेवलपमेंट किए हैं। स्पेस डेब्रीज एंड इट्स मैनेजमेंट। तो ये अब स्पेस डेब्रीज क्या होती है, तो बेसिकली जैसे कि हमने ऊपर देखा, फर्स्ट स्टेज में अलग हो जाता है, सेकेंड स्टेज में अलग हो जाता है, फ्यूल टैंक वगैरह। तो ये सब कहाँ जा रहा है, तो आधी चीजें तो अर्थ पे रिटर्न आ जाती है, लेकिन बहुत सी चीजें स्पेस में ही रहती है, बहुत सी चीजें कभी रिटर्न नहीं आती है। तो ये जो है वो परमानेंटली स्पेस में ही रहती है। तो ये अब वहां का कचरा हो गया एक तरह का, तो उसे हम डेब्रीज कहते हैं। तो स्पेस डेब्रीज एंड इट्स मैनेजमेंट। इन एडिशन टू द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सम अदर ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। इट इंक्लूड्स नॉन फंक्शनल सैटेलाइट्स। अब कुछ सैटेलाइट जो काम करना बंद करती, जैसे कि आर्यभट्टा अभी काम नहीं करती है। फिर बहुत सारे सैटेलाइट काम करना बंद, चंद्रयान 1 अब काम नहीं करती है।
तो वो सब अब कहाँ है? तो चंद्रयान 1 तो एक्चुअली 2000 आई डोंट रिमेम्बर, बट 2009 या कभी तो वापस से ऑर्बिट के अंदर चली आ गई थी, वापस से रिटर्न आ गई थी। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट बेसिकली कहने का बात कि बहुत सारी चीजें रिटर्न नहीं आती है, तो वो कहाँ है? वो स्पेस में ही है, घूम रही है ऐसे ही, नॉन फंक्शनल हो गई है। तो ये सब पार्ट्स ऑफ लॉन्चर डिटैच ड्यूरिंग द लॉन्चिंग एंड डेब्रिस जनरेटेड ड्यू टू कोलिजन ऑफ द सैटेलाइट, तो आपस में टकरा कर भी सैटेलाइट के बीच में जो कचरा पैदा हो जाता है वो सब स्पेस में ही है। According to one estimation made in 2016, 2 करोड़ pieces of length more than 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से बड़े लेंथ के 2 करोड़ टुकड़े स्पेस में घूम रहे हैं, जो कि बहुत भयंकर बात है। All this is nothing but the debris in the space. ये सब कचरा हो चुका है स्पेस के अंदर। This debris can be harmful to the artificial satellite, और ये हमारी जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक्चुअल में जो काम कर रही है उसके लिए और खतरा बन सकती है। आप स्पेस की कोई मूवीज देखिएगा, आपको ये सब ज्यादा समझ में आएगा। बहुत प्यारी प्यारी मूवीज है स्पेस पे बनी हुई। ग्रेविटी एक अच्छी मूवी है, फिर मार्शियन एक अच्छी मूवी है। ये अलग अलग मूवीज है स्पेस की जिसके अंदर आपको ये सब थोड़ा सा और समझ में आएगा। तो डेब्रीज हमारे लिए बहुत ही एक प्रॉब्लम बन चुकी है, तो उसके मैनेजमेंट का हम लोग सोच रहे कुछ तरीका। It can collide with the satellites of the spacecrafts and damage them. This debris is increasing day by day. Soon it will be difficult to launch new spacecraft. It is therefore very essential to manage the debris. Some studies and experiments are being done with this in view. Hope that soon we will have a solution for this problem and future satellites and spacecraft will not be in danger anymore. तो इसका सोल्यूशन हम अभी तक ढूंढ रहे हैं, कैसे हम इससे डील करें, कैसे ये सब कलेक्ट करके नष्ट करें या वापस लेके आए या कैसे उसे खत्म करें। तो ये चल रहा है ताकि हमें आगे अगर स्पेस और एक्सप्लोर करना है तो ये सब हमें करना पड़ेगा। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको मजा आया होगा। बहुत ही प्यारा सा स्पेस रिलेटेड चैप्टर। अगर आपको स्पेस में इंटरेस्ट है तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। मैं चाहूंगा जो यूट्यूब लिंक का वीडियोस था ये चैप्टर के पीडीएफ में, वो उसको आप जरूर देखिएगा। एंड एलॉन मस्क के बारे में एंड स्पेस की मूवीज देखिएगा, आपको ज्यादा मजा आएगा। सो एक और मूवी है ऑक्टोबर स्काई करके एक मूवी है। आई रिमेम्बर मैंने अपने बच्चों को दिखाई थी एक बार क्लासेस में। सो वो भी एक अच्छी मूवी है, वो भी देखिएगा। उसके अंदर कैसे यूएसए ने अपनी पहली सैटेलाइट रॉकेट लॉन्च किया था, जब रशिया ने पहले कर लिया था। रशिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू डू दैट स्पुतनिक के बाद। तो यूएसए ने एज अ कंपटीशन लिया और फिर उन्होंने भी लॉन्च किया था। सो उसकी स्टोरी है उसके अंदर, ऑक्टोबर स्काई के अंदर। सो वो देखिएगा। सो दैट वाज ऑल। आई होप यू लाइक द वीडियो। शेयर द वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स and keep liking, keep subscribing, keep learning, keep sharing, and keep smiling. Thank you so much. Bye. Take care.